जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गुचंग ने सारी तैयारी कर ली थी। चूफान को पूरी तरीके से फंसा दिया था कि वो ही डिमोनिक सक्सेसर के पीछे की फोर्स है। इसके बाद हम लोग गुचंग की फैमिली के मेन हॉल को देखते हैं, जहाँ पे निर्वाणा पाउंड को खोला जा रहा था। निर्वाणा पाउंड एक खास तरह का पाउंड है जहाँ पे उनकी एनर्जी बढ़ा दी जाती है और गुचंग की फैमिली में से सिर्फ 5 जनरेशन के अंदर सिर्फ 5 बच्चों को मौका मिलता है जो वो लोग निर्वाणा पाउंड के अंदर जा सकते हैं। बेशक इन 5 के अंदर लाजवाब टैलेंट होना चाहिए, जिनमें से पहला तो गुचंग है और हमारी दूसरी जियान है और बाकी भी बाद में पता चलेगा कि कौन है साले। खैर इसके बाद निर्वाणा पाउंड का जब दरवाजा खुलता है तो फिर अंदर से लाजवाब खुशबू बाहर निकलती है और वो सभी लोग उस खुशबू को सूंघ के एकदम सुगंधित हो जाते हैं। वहीं पे जियान के मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं कि अब वो गुचंग को हरा सकती है, तो गुचंग उसे साफ कर देता है कि ज्यादा सोच रही हो। इसमें जियान उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या तुमने माइंड रीडिंग टेक्निक सीखी है। इसमें गुचंग कहता है कि ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, तुम्हारा दिमाग चावल के दाने जितना है और मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या सोच रही हो। खैर इसके बाद वो सभी लोग निर्वाणा पाउंड के अंदर कूद जाते हैं और उसके मजे लेने लगते हैं। वहीं पे वो दोनों एल्डर जियान और गुचंग को लेके बात कर रहे थे। उसी टाइम पे उनके फादर वहाँ पे आ जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेके चले जाते हैं। साथ ही में वो गुचंग की तरफ देखते हैं तो वो वहाँ पे बैठ के कल्टीवेट कर रहा था। अब देखो निर्वाणा पाउंड के अंदर गुचंग के लिए यहाँ पे ब्लेसिंग और कर्स दोनों आ सकता है, क्योंकि अगर वो अपनी इनेक डिमोनिक टेंडेंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो फिर सभी को पता चल जाएगा कि वही डिमोनिक सक्सेसर है। हम देखते हैं कि गुचंग निर्वाणा के अंदर के इफेक्ट को काफी जल्दी एब्जॉर्ब कर रहा था। हमें निर्वाणा पाउंड के इफेक्ट के बारे में नहीं बताया गया है, बस इतना बताया जा रहा है कि इस गुचंग का जो डिमोनिक नेचर है वो अंदर से बहुत ज्यादा चिलमिला रहा है और गुचंग को बिल्कुल वैसे ही फीलिंग सेम हो रही है जैसे कि उसने तब हुई थी जब उसने डिमोनिक हेलबर्ट को उठाया था। वहीं पे गुचंग की हार्ट बीट हद से ज्यादा तेज हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुचंग को एक कमाल का नजारा दिखाई देता है जो कि पास्ट लाइफ के ओनर का था, यानी कि हेलबर्ट को जो पहले रूल किया करता था। हमें यहाँ पे साफ दिखाया जाता है कि ये पूरी जगह एकदम खतरनाक तरीके से भरी हुई है। वहीं पे हेलबर्ट के डंडे के ऊपर असली मालिक बैठा हुआ है जो हेलबर्ट को पहले इस्तेमाल किया करता था और ये असली डिमोनिक ओवरलॉर्ड है। ये गुचंग की तरह दिख रहा है लेकिन गुचंग है नहीं। लेकिन गुचंग को पास्ट लाइफ की मेमोरी जरूर मिल गई है, क्योंकि वो यहाँ पे ट्रांसमिग्रेटेड होके आया था और यहीं पे गुचंग का डिमोनिक हार्ट वो अवेकन हो चुका है, जिसके बारे में गुचंग बाद में एक्सपेंड करेगा। लेकिन वो अभी के लिए जियान के ऊपर फोकस करता है, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी जानबूझ के रिलीज करता है। यहाँ पे गुचंग ऐसा दिखाएगा कि उसके ऊपर डिमोनिक नेचर हावी हो गया है, लेकिन उसके ऊपर हावी नहीं हुआ है। वो बस जियान को दिखाने के लिए नाटक करेगा। वही बाकी 3 जो यंग जनरेशन के लोग थे, उन्हें जैसे ही डिमोनिक एनर्जी दिखाई देती है तो वो सभी गुचंग से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है। वहीं पे उन लोगों को लग रहा था कि गुचंग को कल्टीवेटर साइकोसिस हो गया है, यानी कि कल्टीवेटर का दौरा पड़ना। वहीं पे बाकी 2 तो कहते हैं कि चलो हम लोग जल्दी से एल्डर को बुला के लाते हैं, लेकिन ये तीसरा वाला अपनी मुट्ठी भेजते हुए कहता है कि मैं इसे इतना मारूंगा कि ये रियलिटी में वापस आ जाएगा। वहीं पे जब गुचंग को गो फैमिली का यंग मास्टर यानी कि सक्सेसर चुना जा रहा था तब ये यहाँ पे नहीं था, तो फिर इसे लगता है कि गुचंग इसी वजह से टाइटल को पा लिया। लेकिन गुचंग अचानक से उसके पास उड़ते हुए आता है और उसके ऊपर एक ही किक मारता है और वो उड़ते हुए दरवाजे से जा टकरा के वहीं पे नॉकआउट हो जाता है। इसके बाद गुचंग बाकी बचे हुए उन दोनों से कहता है कि चलो बताओ तुम में से कौन आएगा। इसके बाद गुचंग उन्हें भी मार के बेहोश कर देता है। अब इसके बाद जियान को होश आता है तो वो गुचंग की तरफ देखती है और गुचंग पीछे मुड़ के उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है। जियान को समझ में आ जाता है कि ये डिमोनिक नेचर है और गुचंग के चेहरे के ऊपर वही एक्सप्रेशन थे जब वो उसकी डॉइस्ट बोन को छीन रहा था और अब उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि गुचंग ने उसकी हड्डी क्यों निकाली थी। वहीं पे गुचंग जियान के ऊपर एक डायरेक्ट हिट मारता है तो फिर जियान सीधा जाके पाउंड से जा टकराती है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद गुचंग जियान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है निर्वाणा पाउंड के अंदर बोन्स की डेंसिटी यानी कि पावर दुगनी हो जाती है और गुचंग उसे कहता है कि तुम्हें जिंदा रखना मेरे लिए किसी डिजास्टर से कम नहीं था, लेकिन चलो तुमने मुझे काफी अच्छा सरप्राइज दिया है। अब अपनी हड्डी खुद से बाहर निकालोगी या फिर मेरी जरूरत चाहिए। लेकिन मिंग वहाँ पे होली इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालती है जिसका नाम हेवनली टैपिंग अम्ब्रेला था। लेकिन गुचंग सामने से 2 ही 3 बार अटैक करता है और वो अम्ब्रेला के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे जियान भी हैरान हो जाती है कि एक ही चक्कर में होली अम्ब्रेला को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कितना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। वहीं पे गुचंग जियान से कहता है कि फालतू में मेहनत करना बंद करो, चुपचाप हड्डी मेरे हवाले कर दो, जिसके बाद मैं तुम्हें शांति से मरने दूंगा। खैर इसके बाद जियान वहाँ पे एक और सीक्रेट वेपन को इस्तेमाल करने वाली थी जिसको मास्टर लिसुई ने दिया था, लेकिन जियान उसका इस्तेमाल कर पाते कि उससे पहले ही गुचंग उसे अपने पास खींच लेता है और उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम तक रहा हूँ, मैं तुम्हारे हर एक कदम को भाप सकता हूँ। अब जियान को जाके समझ में आ जाता है कि गुचंग उसे इतना ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए क्यों कहता था, क्योंकि गुचंग को काफी अच्छे से पता था कि एक दिन डिमोनिक नेचर उसके ऊपर हावी हो जाएगा और अगर जियान उसे हराने के काबिल नहीं होगी तो वो इवेंचुअली मारी ही जाएगी। वहीं पे गुचंग उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, सॉरी हड्डी निकालने वाला मुंह बनाते हुए कहता है, अब मुझे तुम्हारी नई बड़ी हुई हड्डियों यानी कि जो ग्रोन हो चुकी हैं वो लेने में और भी ज्यादा मजा आएगा। जिसपे जियान उसे कहती है कि जैसा तुम्हें दिल करे लेना है तो ले लो। इससे गुचंग को एक झटका लगता है और वो अपना हाथ रोक के तुरंत पीछे आ जाता है। जियान उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, लेकिन गुचंग अपने हाथ को रोकते हुए उसे कहता है कि पीछे रहो और वो अपने ही डिमोनिक नेचर से कहता है कि तुम किसी भी कीमत पे जियान को चोट नहीं पहुंचा सकते हो। जिसपे
जिसपे जियान पहली बार गोचेंग को बड़ा भाई कह के बुलाती है। इसके बाद गोचेंग वहाँ पे तड़कती भड़कती एक्टिंग करने लगता है। वो बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिससे जियान को उसकी चिंता होने लगती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन गोचेंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे मदद की जरूरत नहीं है, उसे जियान की कभी जरूरत ही नहीं थी, वो जल्दी यहाँ से भाग जाए। जियान को गोचेंग की इस हद तक चिंता होने लगती है कि वो अपनी दोस्त बोन को निकालने ही वाली थी, तो गोचेंग उसे चिल्ला के कहता है कि भाग जाओ यहाँ से। उसे बिल्कुल भी उसके दोस्त बोनों की जरूरत नहीं है, वो उसके लिए बस कचड़े के समान है। जिसपे जियान आगे से रोते और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें यही चाहिए, तुम कब तक खुद को इसी तरीके से दोष देते रहोगे। जिसपे इस बार गोचेंग का डिमोनिक नेचर उसके ऊपर दोबारा कब्जा कर लेता है और उसे कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ता है जियान के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन गोचेंग दोबारा एक्टिंग करते हुए कहता है कि तुम उसे बिल्कुल भी छू नहीं सकते हो, और वो अपनी डिवाइन शॉट को अपने हाथों के अंदर घुसा देता है और वो जियान से कहता है कि रो क्यों रही हो, रोते हुए और भी ज्यादा गंदी लगती हो। इसके बाद डिमोनिक नेचर दोबारा हावी होने लगता है, तो गोचेंग पीछे हट जाता है और गोचेंग इस बार अपने हाथ को ही डिस्ट्रॉय करने वाला था। भाई का डेडिकेशन देख रहे हो तुम लोग, यही डेडिकेशन चाहिए लाइफ के अंदर। जियान उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है। उसी टाइम पे दरवाजे के अंदर से गोचेंग के फादर निकलते हैं, जो कि जल्दी से जियान को लेके साइड में आ जाते हैं और जियान गोचेंग के फादर से कहती है कि अंकल जल्दी से जाके गोचेंग को बचाओ, वो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो वो अपने हाथ को पूरी तरीके से बर्बाद कर लेगा। गोचेंग के फादर कहते हैं कि उसके लेवल पे ये छोटी मोटी इंजरी कोई भी चीज नहीं है, बस तुम सेफ रहो, वही सब कुछ ठीक है। वहीं पे हम लोग गोचेंग को देखते हैं जिसने अपने हाथ को उड़ा लिया था, लेकिन जैसे कि तुम्हें पता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में कोई भी लंगड़ा लूला नहीं होता है, वैसे गोचेंग भी नहीं हुआ अनटिल एंड अनलेस ऑथर न चाहे। इसके बाद जियान गोचेंग के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है कि उसे काफी अच्छे से पता था कि वो अपने डिमोनिक नेचर को कभी भी सरपास नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो जियान को फोर्स करता था लगातार कल्टीवेट करने के लिए, ताकि वो खुद को बचा के रख ले। और जियान के लिए गोचेंग का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है, कमीने से डायरेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा और कमाल का इंसान। और जियान गोचेंग से कहती है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी और उसकी हर एक प्रॉब्लम में साथ देगी और उसको कभी भी नहीं छोड़ेगी। वेपे सिस्टम गोचेंग को बताता है कि उसे जियान की तरफ से बहुत ज्यादा फेवर और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अफेक्शन यानी कि लगाव मिला है और उसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद हम लोग कुछ घंटों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे गोचेंग पूरी तरीके से ठीक हो गया था और वो साथी में अपने फादर से कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब से उसका डिमोनिक हार्ट उसके कब्जे के अंदर ही रहेगा और ऐसी दिक्कत दोबारा नहीं होगी। इस पे गोचेंग के फादर कहते हैं कि चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये कपड़े तुम्हारे ऊपर सूट कर रहे हैं, जियान ने काफी ज्यादा पैसे खर्चे किए हैं ये तुम्हारे लिए खरीदने के लिए। इस पे गोचेंग आगे से कहता है कि हाँ, उस बेवकूफ लिए काफी ज्यादा मुश्किल काम रहा होगा अपने पैसों से मेरे लिए कपड़े खरीदना। फिर गोचेंग के फादर उसे कहते हैं कि अब तुम जियान को सारी चीजें अच्छे से समझा देना। इस पे गोचेंग कहता है कि नहीं, वो अपने हिसाब से चीजें करेगा और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि साला जब तुम ऑस्कर जीतने वाली एक्टिंग करो तो फिर तुम्हें थोड़ा बहुत तो नाटक करना ही चाहिए। और गोचेंग की एक्टिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड गोचेंग को ही जाता है। खैर इसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं जिसके पास सिस्टर यानजी थी और वो गोचेंग को बताती है कि जियान के पेरेंट्स किसी दूसरी दुनिया के अंदर ट्रैप्ड हैं और उन्होंने पहले ही वहाँ पे कई सारे सबोर्डिनेट्स को भेज दिया था उन्हें सीक्रेटली प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उन्हें इस बारे में पता चल चुका है। दरअसल गोचेंग का यही प्लान था कि वो ये चाहता था कि उन लोगों को ये पता चले कि गोचेंग हमेशा से ही उन्हें बचाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हुए आ रहा था, वो भी चुपके से। जिसपे यानजी गोचेंग से पूछती है कि अगर उसे इतनी ही चिंता है तो फिर वो ये सब कुछ दिखावा क्यों कर रहा है। इस पे गोचेंग बताता है कि आप ये नहीं समझेंगी, गोचेंग फैमिली के अंदर ये सब कुछ इस तरह से ओपनली करना ऐसा ही दिखाएगा कि जैसे मैं कोई फायदा उठाना चाहता हूँ और ये काम मैं अपने दिल से और जेन्युइनली नहीं कर रहा हूँ। खैर इसके बाद सिस्टर यानजी गोचेंग को एक और चिंता की बात बताती है कि जो वैंग जी है वो हर एक मोहल्ले और गली में ये गुण गाते हुए फिर रही है कि गोचेंग काफी ज्यादा शक्तिशाली है और वो उसी के लेवल के बराबर का है, और अगर उन दोनों का कभी मुकाबला होता है तो फिर शायद वो पहला मैच हार जाएगी और दूसरा जीत जाएगी। जिसपे गोचेंग का सर दर्द होने लगता है और उसे वैंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इस तरह से तारीफ करने से उसकी जो रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके जो बलि के बकरे होंगे वो गोचेंग की पावर की वजह से उसे दूर दूर रहेंगे। और वो कसम खा लेता है कि उसे जब भी मौका मिलेगा तो वो वैंग को मजा चखा के ही रहेगा। वह भी सिस्टर यानजी स्केप गोट से काफी हैरान होती है, यानी कि बलि का बकरा। अब इसके बाद हम लोग सेंट चूचू को देखते हैं जो कि गोचेंग से मिलने के लिए आती है, और जब वो गोचेंग के गार्ड्स को अपनी सील दिखाती है तो फिर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गोचेंग को इस बारे में बताने के लिए जाने लगते हैं। वह भी सेंट चूचू ने ये फैमिली की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके येलिंग की लोकेशन का पता लगाया तो फिर उन्हें पता चला कि वो पहले ही मारा जा चुका है और उन्हें समझ में आ जाता है कि उस जगह पे इमॉर्टल लैंड के बीच में काफी सारी चीजें हुई होंगी और गोचेंग ने बहुत सारी चीजें उनसे छुपा के रखी हैं। खैर इसके बाद वहाँ से वो गार्ड आ जाता है और चूचू को पता चलता है कि गोचेंग ने उसे बुला लिया है, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि गोचेंग तो उसे ओपनली मिलना नहीं चाहेगा अगर उसने ये सभी कांड किए होंगे। खैर चूचू को कोई भी चिंता नहीं थी क्योंकि वो सभी के सामने जा रही है और अगर गोचेंग उसके साथ कुछ भी करता है तो फिर इसे गो फैमिली के ऊपर काफी बड़ी बाधा आ सकती है और गोचेंग इतना तो बेवकूफ होगा नहीं कि खुले आम ही चूचू के साथ कुछ करने की कोशिश करेगा। खैर इसके बाद चूचू अंदर जाती है तो गोचेंग उसे बताता है कि उसने सभी तैयारियां पहले ही कर ली हैं और वो दोनों खाना खाते खाते बात कर सकते हैं। वहीं पे चूचू को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो खुद डीमन के घर में आ गई है और वो गोचेंग की तरफ देखते हुए सोचती है क्या तुम सच
में एक डीमन हो। वहीं पे गोचंग चूचू से पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इस ना चीज से मिलने के लिए क्यों आए हो। खैर इसके बाद चूचू आगे बढ़ती है और गोचंग को ग्रेड करती है। गोचंग काफी हैरान होता है क्योंकि वो यहाँ पे अपना इनको गोचंग से पूछती है कि हर किसी को तो यही लगता है कि वो गायब हो चुका है और उसी ने ये बात सभी को बताई थी, तो फिर वो अब ये क्यों कह रहा है कि वो मारा जा चुका है। जिसपे गोचंग आगे से हंसते हुए कहता है कि कोई ना, अभी समझ में नहीं आया है लेकिन कुछ ही देर में तुम्हें समझ में आ जाएगा, पहले चाय पी लो। खैर इसके बाद चूचू चाय पीना शुरू ही कर रहे थे कि उसी टाइम पे उसे पता चलता है कि उसकी ट्रैकिंग स्किल सक्सेसफुल हो चुकी है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि पता नहीं इसका क्या रिश्ता होगा डिमोनिक सक्सेसर के साथ। वहीं पे गोचंग सिस्टर चूचू से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम पी क्यों नहीं रही हो वाइन को, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उसके अंदर जहर मिलाया होगा। और अब जाके चूचू को पता चलता है कि गोचंग असल में है क्या। चूचू को पता चलता है कि गोचंग ने अनगिनत टैलेंटेड फिजिक्स को डिवॉवर कर लिया है और गोचंग ही असल में डिमोनिक सक्सेसर है। यहाँ तक कि चूचू ये भी नहीं बता सकती है कि गोचंग अभी किस लेवल पे है और वो कितना ज्यादा शक्तिशाली है। और उसके सामने जो नजारा और ऑरा है उसको महसूस करते ही चूचू कांपने लगती है। इसके बाद उसके हाथों से मग गिर जाता है। गोचंग उसे कहता है क्या हुआ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम डर गई क्या। इस पे चूचू आगे से कहती है कि कोई नहीं, उसे बस उसके बारे में चिंता हो रही थी। इसके बाद चूचू ये बहाना करते हुए वहाँ से जाने लगती है कि उसे बस येलिंग के बारे में जानना था कि वो मरा है या नहीं, क्योंकि अब वो मर चुका है तो वो यहाँ से जा रही है। और वो जाते हुए अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा ताकि वो गोचंग को एक्सपोज कर सके और सभी को बता सके कि उसका असली रूप कौन है। उसी टाइम पे गोचंग उसे कहता है कि आई हो तो फिर तुम्हें जाना नहीं चाहिए। इसके बाद गोचंग अपने हाथों की मदद से डिमोनिक हाथों की मदद से उसे पकड़ लेता है। चूचू उसे कहती है कि वो ह्यूमैनिटी की एक सेंट है, वो उसके साथ क्या करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन गोचंग उसका मुंह बंद पकड़ता है और उसे डायरेक्ट अपनी दुनिया के अंदर खींच ले जाता है। और गोचंग उसे ताना मारते हुए कहता है बेचारी खुद यहाँ पे आई और अपने आप को मेरे हवाले कर गई, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग बहुत ज्यादा गंदी थी, यहाँ तक कि मेरी कम दिमाग वाली बहन भी तुम्हारे झांसे में नहीं आएगी। खैर इसके बाद गोचंग यांजी से पूछता है क्या तुमने मैनेज कर लिया, उसका भेष बदल लिया तुमने। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिस्टर यांजी ने हूबहू खुद को चूचू के रूप में ही ढाल लिया था, यानी कि उनका भेष ले लिया था। और गोचंग ने यांजी को एक सीक्रेट टेक्निक दिखाई थी जिसकी मदद से अगर वो किसी को भी थोड़े टाइम के लिए एब्जॉर्ब करती है तो फिर वो उस बंदे का भेष ले सकती है। जितनी देर में चूचू यहाँ पे बैठी हुई थी उतनी देर तक सिस्टर यांजी उसके बारे में ही देख रही थी और जान रही थी और उन्होंने उसका रूप ले लिया जो कि काफी कम टाइम था। वहीं पे गोचंग सिस्टर यांजी से कहता है कि अब से वो ह्यूमैनिटी पैलेस की नई सक्सेसर बनेंगी, लेकिन सिस्टर यांजी को चिंता हो रही थी क्या वो लोग उन्हें सच में धोखा दे पाएंगे, क्योंकि चूचू के कपड़े काफी ज्यादा कमाल और हाई क्वालिटी के थे। सिस्टर यांजी ने उन्हें भी ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब होती रही। खैर गोचंग सिस्टर यांजी से कहता है कि उसे कपड़ों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे इस बात के ऊपर ध्यान रखना है कि वो जहाँ पे भी जाए उसे हर किसी की अटेंशन अपनी तरफ खींचनी पड़ेगी। और ऊपर से उसका चेहरा काफी ज्यादा जेंटल और काइंड पर्सन की तरह है, इसीलिए वो यहाँ पे चूचू की जो शार्पनेस है और जो चालाकी है उसको अवॉइड कर रही है, जिससे शायद से लोग उसे पकड़ सकते हैं। इसीलिए उसे अपने चेहरों के ऊपर, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस के ऊपर काफी अच्छे से कंट्रोल रखना पड़ेगा। और रही बात कपड़ों की तो गोचंग उन्हें ले आएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनर वर्ल्ड के अंदर चूचू अभी भी उसके इनर वर्ल्ड को तोड़ के वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी और ये यहाँ पे एक ताकतवर वेपन का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो इनर वर्ल्ड को तोड़ नहीं पा रही थी। वहीं पे चूचू को अपने मन के अंदर समझ में आ जाता है कि गोचंग यहाँ पे उसे मार नहीं सकता है, इसलिए उसने चूचू को यहाँ पे बंद कर दिया है और उसकी गो फैमिली को भी उसकी असलियत के बारे में नहीं पता है और सच में उन्हें नहीं पता है। उन्हें बस ऐसा लगता है कि गोचंग के पास डिमोनिक नेचर है जिससे वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उनका बेटा देह कमीना है। वहीं पे गोचंग चूचू के पीछे आता है और उसे कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा शातिर हो, तुमने ये सब कुछ पता लगाने में कामयाब हो गई। वहीं पे गोचंग चूचू से कहता है कि ज्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट ना करो, जब तक मैं अलाउ ना करूँ तुम यहाँ से जा नहीं सकती हो। लेकिन चूचू गोचंग को देखते ही उसके ऊपर अपनी सुप्रीम वेपन से अटैक कर देती है और उसे कहती है कि अगर मैं यहाँ से जा नहीं सकती हूँ तो तुम्हें मार के चली जाऊंगी। लेकिन क्योंकि गोचंग यहाँ पे अभी बाहुबली था तो वो आसानी के साथ एक छोटी सी शॉट की मदद से ही उसके सुप्रीम वेपन को तोड़ के रख देता है। चूचू को समझ में आ जाता है कि गोचंग उसके हेवनली वेपन को तोड़ने वाला है, बस मिस्टिक आर्ट ऑफ रिकार्नेशन की मदद से, और कुछ ही देर में उसका डिमोनिक वेपन पूरी तरीके से टूट के बिखर जाता है और चूचू चोट खा के पीछे जाके गिरती है। वहीं पे चूचू को पता लगता है कि गोचंग असल में सेक्रेट रियलम के भी ऊपर है और उसने अपनी एबिलिटीज को काफी अच्छे से छुपा के रखा है। गोचंग उससे कहता है कि अगर पावर के बीच में हमारा अंदर तुम जानती हो तो फिर चुपचाप शांत बैठ जाओ और मुझे तुम्हारे ऊपर स्लीप मार्क लगाने दो, जिससे तुम्हें ज्यादा कुछ सहने की जरूरत नहीं है। जिसपे चूचू आगे से कहती है कि वो ह्यूमैनिटी पैलेस की सक्सेसर है, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे कंट्रोल करने की, और वो आगे से बीच वाली आग से कुछ तो बाहर निकालती है जिससे वो गोचंग के ऊपर अटैक करती है और उसे कहती है कि भले ही वो यहाँ पे मारी जाए लेकिन उसे कभी भी वो नहीं करने देगी जो वो चाहता है। इसपे गोचंग भी आगे से हेलबर्ट को बाहर निकालता है और उसे कहता है कि चलो तुम्हारा गेम बजा ही देते हैं। इसके बाद वो हेलबर्ट की मदद से सामने की तरफ एक ही स्लैश मारता है जिससे चूचू का जो मिराज वर्ल्ड था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, साथ ही में उसकी आंख के बीच से भी खून निकलता है। खैर इसके बाद गोचंग अपनी स्पिरिचुअल चेन के इस्तेमाल से उसे पकड़ के बांध लेता है और गोचंग उसे कहता है कि तुम अभी मेरे
इनर रियलम के अंदर हो। अगर तुम मरना भी चाहो तो फिर तुम नहीं मर सकती हो, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। और गोचंग उसे कहता है कि तुम मुझे ह्यूमैनिटी पैलेस की कमान दे क्यों नहीं देती हो। इस पे चूचू आगे से साफ मना करती है कि वो उसे कभी भी दूसरे लोगों को चोट पहुंचाने नहीं देगी और वो गोचंग से कहती है कि मुझे मार दो। गोचंग उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम किसी चालाक लोमड़ी से कम नहीं हो, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो पक्का एंसेक्ट्रल ह्यूमैनिटी पैलेस को इस बारे में पता लग जाएगा और मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सच में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको करने से तुम्हें मरने से भी ज्यादा शर्म और दुख होगा। और वो चूचू के बटन्स को अनलॉक करने लगता है और तुम्हें पिक्चर से पता ही चल रहा होगा कि कहाँ के बटन्स को। चूचू उसे कहती है कि तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। गोचंग उसे कहता है कि वही जो तुम सोच रहे हो, अगर तुम मेरा कहना नहीं मारोगी तो फिर मैं तुम्हें पनिश करूंगा। इस पे चूचू काफी ज्यादा घबरा जाती है और आगे से गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, डोंट डू दैट। लेकिन गोचंग कहाँ रुकने वाला था, इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे चूचू के लिए बुरा लग रहा है। फिर इसके बाद गोचंग बाहर आ जाता है और यांजी को चूचू के कपड़े दे देता है और साथ ही में ह्यूमैनिटी पैलेस का टोकन भी। यांजी उससे पूछती है क्या तुमने उसे मार दिया तो ही तुम्हें ये सब कुछ मिल सकता था। इस पे गोचंग आगे से कहता है कि मैं उसे कैसे मार सकता हूँ और उसने इन सभी चीजों के लिए चूचू को बहुत ज्यादा इज्जत दी। बाकी सचिव लाइन में है वहीं पे हम लोग चूचू को देखते हैं जो कि बर्बाद हो चुकी थी और बस वो एक ही चीज कह रहे थे कि वो गोचंग को मार देगी। और इस पूरे सिनेरियो को कॉमेडी वाला बनाने के लिए कहा जाता है कि तुम मुझसे कह रहे थे कि कपड़े और टोकन दो, मैं कहाँ से दे पाती जब तुमने पहले ही मेरे हाथों को बांध दिया था। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा गोचंग भले ही कूल है, कमाल का है, लेकिन उसने बहुत घटिया काम किया है। और हाँ, तुम लोग गोचंग को हेट कर सकते हो लेकिन वीडियो देखते आते रहना, ठीक है, व्यूज कम नहीं होने चाहिए। इसके बाद हम लोग गोचंग को देखते हैं जिसके हाथों में उसके बलि के बकरे बनने की लिस्ट थी जिसको मिंग गोचंग के लिए छोड़ के गई थी। गोचंग उससे कहता है कि ये तो है सॉफ्ट हार्टेड, लेकिन मुझे इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी के लिए मेरा बलि का बकरा हेवनली प्रिंस यानी कि चूफेन बनने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोचंग के सामने एल्डर मिंग खड़े थे और गोचंग उनसे पूछता है कि कीहान अभी क्या कर रही है। अगर तुम कीहान को भूल चुके हो तो कीहान वही लड़की है, भूरे बाल वाली लड़की जिसको गोचंग नीचे से ऊपर लेके आया था। एल्डर मिंग गोचंग को बताते हैं कि कीहान काफी अच्छा काम कर रही है और उसकी स्किल काफी ज्यादा अच्छी है। गोचंग कहता है कि चलो, उसने मेरी उम्मीदों को खाली नहीं जाने दिया। साथ ही में एल्डर मिंग कीहान के लिए कुछ कहना चाहते थे तो फिर गोचंग उनसे कहता है कि अगर आपको कुछ कहना है तो फिर कह सकते हैं, जो भी मेरे साथ हैं, मैं नहीं चाहता कि वो लोग मेरी वजह से अपने आप को रोकें। तो फिर एल्डर मिंग गोचंग से कहते हैं कि कीहान गोचंग से काफी ज्यादा अटैच्ड है, इसीलिए वो अक्सर उनसे पूछा करती है कि कब गोचंग उससे आके मिलेगा। और अगर तुम सोच ले हो कि एल्डर मिंग कीहान का पक्ष क्यों ले रहे हैं तो एल्डर मिंग कीहान के ही एंसेक्टर हैं, बेशक वो कुछ नहीं चाहेंगे कि उनके डिसेंडेंट के साथ कुछ भी हो। गोचंग उनसे कहता है कि ठीक है, वो कीहान से मिलने के लिए चला जाएगा, जिससे एल्डर मिंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग जियान को देखते हैं जो कि गू फैमिली के बाकी सभी एल्डर से मिलने के लिए जाती है और वो सभी एल्डर उसे ही कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा सफर की होगी गोचंग की वजह से। इस पे जियान कहती है कि कोई भी बात नहीं है, वैसे भी कमल कीचड़ के अंदर ही खिलता है। वहीं पे एक एल्डर आगे से कहती है कि अगर गोचंग ना होता तो फिर उसे ये सब कुछ सहना न पड़ता। इस पे जियान गोचंग की साइड लेते हुए कहती है कि वो पहले काफी नादान था, इसीलिए आप उसे माफ क्यों नहीं कर देती हैं। जिसपे वो एल्डर कहती है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। उसी टाइम पे वहाँ पे एक सर्वेंट आता है जो कि जियान को उसके पेरेंट्स की लोकेशन के बारे में बताता है कि वो लोग सही सलामत हैं लेकिन कहीं लोअर रियलम के अंदर रह रहे हैं, जिससे जियान काफी ज्यादा हैरान होती है। और वो सर्वेंट आगे बताता है कि उन्हें ये न्यूज इनडायरेक्टली मिली है लेकिन जो सोर्स था उसके बारे में अभी तक नहीं पता चला है। वहीं जियान को समझ में आ जाता है कि अगर सोर्स का पता नहीं चला है तो ये मुसीबत हो सकती है, लेकिन उसे इतना जरूर पता चल जाता है कि इन सभी चीजों के पीछे गोचंग का ही हाथ होगा। और वो भले ही दिखाता नहीं है लेकिन वो सच में जियान की चिंता करता है। इससे वो तीनों एल्डर हैरान होते हैं कि इसे क्या हो गया, पिछले 4 सालों से तो ये गोचंग को भर भर के गालियां दे रही थी, अचानक से ये प्यारा भाई कहाँ से आ गया। खैर इसके बाद जियान वहाँ पे अपने ऑर्डर्स देती है और उन लोगों से कहती है कि कुछ लोगों को नीचे भेजो और उसके पेरेंट्स की लोकेशन के बारे में पता लगाने की कोशिश करो। खैर इसके बाद हम लोग सिस्टर यांजे को देखते हैं जो कि गोचंग की फैमिली के अंदर से बाहर निकलती हैं और इन्होंने अभी सिस्टर चूचू का फेस लिया हुआ है, इसीलिए ह्यूमैनिटी पैलेस की जो एक एल्डर थी वो बाहर निकल के उसे पूछती है क्या उन्हें कुछ पता चला। तो वो आगे से बताती है कि गोचंग के बारे में उनके पास जो भी शक था वो सभी गलत था और गोचंग काफी ज्यादा अच्छा है। जिसपे एल्डर उसे पूछती है तो फिर क्या वो सभी लोग इस बात के ऊपर फोकस कर सकते हैं कि उन्हें एंसेक्ट्रल ह्यूमैनिटी रिकार्नेशन का पता लगाना चाहिए। लेकिन सिस्टर यांजे इसके लिए भी मना कर देती है, ये कहते हुए कि रिकार्नेशन जब भी होगा तो वो खुद ब खुद ही वापस आ जाएंगे, हमें उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इससे ह्यूमैनिटीज एंसेक्टर की परेशानी हो सकती है। जिसके लिए वो एल्डर मान जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर यांजी अपने मन के अंदर सोचती हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी ऐसे बंदे को फॉलो करने लगेंगी जो खुद ब खुद ही डिमोनिक टेरर यानी कि डिमोनिक सक्सेसर होगा, जो अपनी आइडेंटिटी को इतनी देर तक छुपाए हुए होगा पूरी दुनिया से। ये दुनिया सच में बहुत ज्यादा अजीबोगरीब है। और सिस्टर यांजी को ये भी पता चल जाता है कि ये शन वही जो पहला बलि का बकरा था वो भी गोचंग के भी प्लान का हिस्सा होगा। लेकिन गोचंग ने अभी तक कभी भी सिस्टर यांजी से कोई भी चीज नहीं छुपा के रखी है और गोचंग हमेशा सिस्टर यांजी को जो भी चीजों की जरूरत रहती है वो उसे प्रोवाइड करता है कुछ भी। इसीलिए सिस्टर यांजी को कोई भी दिक्कत नहीं है गोचंग को फॉलो करने से और वो आगे से खुश ही होती है। इसके बाद सिस्टर यांजी उस एल्डर से कहती है कि डिमोनिक कल्टीवेटर का जो पीछा था वो अभी तक कम नहीं हुआ है, माउंटेन ऑफ हेवनली किंग्स की तरफ चलते
देखते हैं और इसका भी नाम चेंज करके हेवनली एम्परर्स माउंटेन कर दिया गया है। जिसके बाद हम लोग चूफेन को देखते हैं और तुम्हें पिछले एपिसोड से पता ही होगा कि इसने कुछ लोगों को भेजा था यूमी के क्लैन के अंदर ताकि वो चूफेन के बारे में यानी कि अपनी ही बॉडी के बारे में पता लगा सके। लेकिन जूचेंग ने तो पहले ही उसकी बॉडी यानी कि सुवांग को गायब कर दिया था और चूफेन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि एक सर्वेंट जो कि घोड़ों को चारा देता था वो गोचेंग फैमिली के अंदर अचानक से गायब हो गया और उसे यकीन हो जाता है कि गोचेंग इन सभी चीजों के पीछे है। लेकिन उसे अभी भी थोड़ा बहुत यकीन था कि गोचेंग को अभी तक उसके सीक्रेट के बारे में पता नहीं होगा और साथ ही में इसे इस बात के लिए बुरा लग रहा है कि इसकी दूसरी बॉडी जो सुवांग वाली थी वो मारी गई है तो इससे यूमी उदास होगी और वो आगे से इस बात के ऊपर गुस्सा होने लगता है कि गोचेंग ने यूमी को इस तरह से दुख क्यों दिया और वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मरना डिजर्व करते हो। दिलवाले तो बहुत देखे लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। खैर इसके बाद उन लोग इंगियो को देखते हैं जो कि गोचेंग से मिलने के लिए आती है लेकिन गार्ड उसे बाहर ही रोक देते हैं ये कहते हुए कि गोचेंग डायरेक्ट थ्रू करने के लिए सर्कुलेशन के अंदर चला जा चुका है और अगर कोई भी उसे रिस्टबर करने के लिए आए तो वो लोग वापस जा सकते हैं। वहीं पे वो गार्ड भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि गोचेंग कमाल की पर्सनालिटी रखता है, चाहे सेडनेस हो या फिर हेवनली प्रिंसेस सब उससे मिलने के लिए भागे आ रहे हैं। अब इंगियो की पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी यानी कि जिद्दी और ऊपर से बिगड़ैल तो वो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली थी। वो कुर्सी मंगाती है और वहीं पे बैठ के गोचेंग का इंतजार करने लगती है। इससे वो गार्ड भी समझ जाते हैं कि ये पक्का नवाबी नखरे हैं। इस पे एंग्यू आगे से कहती है कि ये नवाबी नखरे नहीं है, मैं यहाँ पे उससे बात करने के लिए आया हूँ और जब तक बात नहीं कर लेती तब तक नहीं जाऊंगी। और अपने मन के अंदर सोचती है कि जब तक मुझे भाई के लिए इंसाफ नहीं मिल जाता मैं नहीं जाने वाली। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब एंग्यू गोचेंग से मिलने के लिए जा ही रही थी तो फिर सीधा आके चूफेन उसे रोक लेता है और जाने के लिए मना करता है और बहाना ये देता है कि गोचेंग कोई अच्छा इंसान नहीं है और जब वो उसकी अफवाह और बारे में कुछ क्लियर करने के लिए जाए तब वो सावधान रहे। वह भी एंग्यू उससे पूछती है कि उसे हुआ क्या है, वो इतना डरा डरा सा क्यों है और वो खुद जाके गोचेंग से बात क्यों नहीं कर लेता है कि उसके जो ये रूमर्स फैल रहे हैं वो सब कुछ झूठ हैं। और वो पूछती है क्या तुम्हें डर लग रहा है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि वो हेवनली एम्परर माउंटेन का आने वाला एम्परर है और वो एक जीनियस है पूरी यंगर जनरेशन के अंदर, तो फिर उसकी इतनी फट क्यों नहीं है और अगर वो इसी तरीके से करता रहा तो फिर वो कभी भी दूसरे लोगों का गुस्सा और सब कुछ सह नहीं पाएगा और लोग इसी तरीके से उसे नीचे दबाते रहेंगे। और वो आगे से कहती है कि उसे उसके ऊपर बहुत ज्यादा निराशा हो रही है क्योंकि अब वो पहले की तरह एक गर्व भरी भाई नहीं रहा है। इस पे चूफेन आगे से ये बहाना बनाता है कि उसे कुछ दिक्कत हो रही है और वो आगे से कहता है कि उसने गलती से अपनी पास्ट मेमोरीज को कट कर लिया है जब वो कल्टीवेट कर रहा था, यानी कि भाई ने अपनी ही यादें मिटा दी और भाई को पता ही नहीं चला और उसने काफी ज्यादा कोशिश की ताकि वो मेमोरीज को वापस ला सके लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ऊपर से इन अफवाहों की वजह से वो और ज्यादा परेशान है जिससे इंगियो को चूफेन के लिए बुरा लगने लगता है क्योंकि है तो वो उसकी बहन ही। इसके बाद वो चूफेन के गले लग जाती है और उसे कहती है ब्रदर तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, तो फिर चूफेन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहता था। इसके बाद इंगियो उसे कहती है कि तुम जाओ और जाके कल्टीवेट करो, तब तक मैं उन सभी रूमर्स की खबर लेके आती हूँ और गोचेंग से बात करती हूँ। इस पे चूफेन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा और उसके जाने के बाद मन में सोचता है कि मैं सच में तुम्हारा आभारी हूँ क्योंकि तुम गोचेंग को टेस्ट करने में मेरी मदद करोगी, मेरी बेवकूफ बहना। इसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं जो कि लोअर रियलम के अंदर थी क्योंकि यहीं पे ह्यूमैनिटी पैलेस का रिकार्नेटर पैदा होने वाला था और मिंग उसे ढूंढ के तुरंत मारने की कोशिश के लिए पूरी तैयारी कर रही थी। यही है डेडिकेटेड वाइफ। जिसके बाद हम लोग पिलसेट को देखते हैं जहाँ पे कीहान अभी रह रही है और गोचेंग वहाँ पे उसे मिलने के लिए आता है। तो फिर जो वहाँ की लीडर है जियान वो गोचेंग से पूछती है क्या तुम यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए हो या फिर अपनी डिसाइपल कीहान से। इस पे गोचेंग उनसे पूछता है कि आप मुझे ये बताइए कि आप कीहान का काफी अच्छे से ख्याल रख रही हैं। जिस पे जियान आगे से कहती है कि वो यहाँ की सक्सेसर बनने वाली है तो बेशक वो लोग उसका काफी अच्छे से ख्याल रखेंगे। वह फिर कीहान के पीछे जो लड़कियां खड़ी थी वो उसे पूछती है तुम्हारा सच में गोचेंग के साथ इस तरह का रिलेशनशिप है, वो काफी ज्यादा अच्छा और दयालु है, इससे बड़ा झूठ मैंने आज तक नहीं सुना। वह पे गोचेंग कीहान से कहता है कि तुम्हें इसी तरीके से मेहनत करती रहनी है और तुम्हें बिल्कुल भी इंस्पेक्टर जियान को परेशान नहीं करना है और न ही उन्हें निराश करना। इस पे कीहान आगे से खुश हो जाती है और टमाटर की तरह लाल हो जाती है। वह पे वो अपने मन के अंदर सोचती है कि गोचेंग सच में उन लोगों में से एक है जो अपने लोगों को काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोचेंग और कीहान अकेले में बात करने के लिए जाते हैं जहाँ पे गोचेंग उसे बताता है कि वो उसे मिलने के लिए आया है क्योंकि वो चाहता है कि कीहान उसके लिए एक काम करे। इस पे कीहान कहती है कि बताओ तो सही। गोचेंग अपने पास से रेसिपी बाहर निकालता है जो वो कीहान को दे देता है और वो चाहता था कि कीहान इस रेसिपी से एक पिल बनाए। कीहान कहती है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन वो कर लेगी। जिसपे गोचेंग उसके सर को सहलाता है तो फिर कीहान काफी ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही में उसकी पॉइंट वैल्यू भी बढ़ती जा रही थी। फिर इसके बाद कीहान गोचेंग से पूछने लगती है कि उसने अभी तक टाइम में कितना सब काम किया है। तो फिर गोचेंग उसे बताने लगता है कि उसने एक ड्रैगन को निपटाया है, एक बेवकूफ चिड़िया को निपटाया है और साथ ही में एक कमीने को भी, लेकिन वो सभी बस एक प्यादे के समान थे। इसके बाद हम लोग इंगियो को देखते हैं और उसका एक सर्वेंट उसे आके बताता है कि उन्हें जिकोंग फैमिली की तरफ से कोई जानकारी मिली है कि
लेजेंडरी एब्सोल्यूट यिन स्काई दोबारा आ रहा है। तो फिर कई सारे फैंक्शन इकट्ठा होकर इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सिकांग से हमें पता चलता है कि यिन स्काई ये वही कैलेमिटी है जिसके बारे में हमें मिंग ने बताया था, जिससे ये पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। साथ में वो सर्वेंट इंग्यो को ये भी बताता है कि ह्यूमैनिटी पैलेस की जो सेंट है वो उनके पास आई है और वो उनके ऊपर इल्जाम लगा रही है डिमोनिक सक्सेसर की इनहेरिटेंस होने का, जो कि गोचेंग के प्लान का हिस्सा था, जैसा कि यानजी को गोचेंग ने बताया था। इसीलिए इंग्यो जल्दी वहां से उठती है और उसके पास जाने लगती है और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि गोचेंग इस बार तो बच गए हो, दोबारा नहीं बच पाओगे। वहीं पे गोचेंग का गार्ड अपने मन के अंदर सोचता है कि साला बस अफवाहों से ही उस प्रिंस के पानी निकल जा रहा है, तो फिर वो किसी छोटे बच्चे से कम नहीं है। अब इसके बाद हम लोग लोअर रियलम को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग टीचन रियलम उर्फ जुआन डोमेन को देखते हैं, जहाँ पे गोचेंग आता है और उसने मिंग के ही रास्ते को फॉलो करके यहाँ पे आया था और मिंग की वजह से ही इसे पता लग गया था कि ह्यूमैनिटी का जो सक्सेसर होने वाला है, जो रिकॉर्डिनेट होगा, वो यहाँ पे लोअर रियलम के अंदर होगा। गोचेंग जैसे ही वहाँ पे आता है तो नीचे के जो सेक्टर के लोग थे वो भागते हुए उसके पास चले जाते हैं, क्योंकि गोचेंग की एनर्जी से उन्हें पता चल चुका था कि कोई अपर रियलम से आया है। वो लोग जैसे ही गोचेंग के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले गोचेंग को रिस्पेक्ट देते हैं और उससे बड़े ही प्यार से पूछते हैं कि वो यहाँ पे किस लिए आया है। गोचेंग उनसे जगह के बारे में पूछता है तो वो लोग जगह के बारे में बताते हैं। तो फिर गोचेंग अपने पास से वही आर्टिफैक्ट बाहर निकालता है जो पंखों वाली लड़की इस्तेमाल किया करती थी और वो उन लोगों से कहता है कि वो सही जगह पे आया है और वो इस रियलम के लोगों को यानी कि डोमेन के लोगों को रिवॉर्ड देना चाहता है। वो सभी लोग उस आर्टिफैक्ट को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए ये आर्टिफैक्ट किसी सोने के समुद्र से कम नहीं था। लेकिन गोचेंग ने यहाँ पे एक शर्त रखी थी कि इन लोगों को टियानचेन रियलम के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। तो फिर वो लोग जानकारी देना शुरू करते हैं कि ये टियानचेन रियलम 8 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, जिसके अंदर टोटल 8 डोमेन्स आती हैं और वो लोग अभी जुआन डोमेन के अंदर हैं। साथ ही में वो लोग बताते हैं कि उनकी जुआन डोमेन ही काफी ज्यादा शक्तिशाली है। यहाँ पे कई सारे फोरफादर हैं, एंसेक्टर हैं, जो कि 20,000 साल से भी पुराने हैं और सबसे ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल सेक्ट ताइजू सेक्ट है और जो उनके ताइजू सेक्ट को लीड करता है वो ये बंदा है, जिसपे ताइजू सेक्ट का लीडर आगे से कहता है कि ये बस उसकी खुशकिस्मती है कि उनके एंसेक्टर 80,000 साल पहले अपर रियलम जाने में कामयाब हो गए। वहीं पे गोचेंग इन्हें ही अपना टारगेट बनाता है और वो उनसे कहता है कि उनके एंसेक्टर के साथ उसका पुराना रिश्ता था और एक बार उनके एंसेक्टर ने गोचेंग की मदद की थी, तो फिर वो उनके फेवर को यहाँ पे उन्हें लौटाने के लिए आया है और वो उन लोगों को उस लड़की का आर्टिफैक्ट दे देता है। लेकिन लीडर अपने लहजे को मेंटेन करते हुए वो डिवाइन वेपन को वापस कर देता है और कहता है कि वो इसके लायक नहीं है, जिसपे गोचेंग उसे कहता है कि तुम काफी समझदार और काफी अच्छे हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल भी है और वो उन लोगों से कहता है कि मुझे अपने सेक्टर लेके चलो। इसी के बाद हम लोग मिंग को देखते हैं और उसका एक सर्वेंट आगे उसे बताता है कि जुआन डोमेन के अंदर कोई इमॉर्टल देखा गया है जो कि अपर रियलम से आया है। अभी मिंग को नहीं पता है कि ये उसके पति ही देव हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो वहाँ पे अपने काम से आया होगा और वो उनके प्लान के अंदर कोई भी बाधा नहीं डालेगा। वहीं पे मिंग को काफी अच्छे से पता था कि ह्यूमैनिटी पैलेस का जो इंसेक्टर की बॉडी होगी वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, लेकिन मिंग ने फैसला कर लिया था कि उसे भले ही 8 डोमेन को इधर के उधर करना पड़ जाए, लेकिन वो बेवशक ह्यूमैनिटी पैलेस के सक्सेसर को ढूंढ के रहेगी। जिसके बाद हम लोग ताइजू सेट को अंदर देखते हैं, जहाँ पे गोचेंग को फुल इज्जत मिल रही थी और वो लोग गोचेंग से बड़े प्यार से उसका नाम पूछते हैं, लेकिन गोचेंग हरामी वो नाम नहीं बताता है, बस इतना ही कहता है कि वो बस उनके इंसेक्टर का फेवर उन्हें लौटाने के लिए आया है और वो अपने पास एक स्पेशल टेक्निक बाहर निकालता है जिसका नाम ताइजू क्रिएशन टेक्निक था, जो कि उसने अभी ही बनाई है और वो उन लोगों को टेक्निक देते हुए कहता है कि उनका इंसेक्टर किसी परेशानी की वजह से नीचे नहीं आ सकता है, तो वो यहाँ पे उनके फेवर को लौटाने के लिए आया है और ये उनके इंसेक्टर की ही लेगेसी है। वहीं पे बाहर तुम लोगों ने देखा होगा एक पुतला लगा होगा जो कि इनके इंसेक्टर का नाम था और गोचेंग ने वहीं से नाम कॉपी कर लिया था और उसी की मदद से उन्हें इनके इंसेक्टर का नाम पता चला था। वहीं पे वो लोग जैसे ही उस टेक्निक को चेक करते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की है और वो सभी लोग गोचेंग से कहते हैं कि वो उसके लिए कुछ भी करेंगे। जो गोचेंग मन में सोचता है कि हाँ भाई करना तो पड़ेगा ही, तभी तो टेक्निक दी है ये। खैर इसके बाद गोचेंग चोचू से मिलने के लिए जाता है और वहीं पे चोचू आराम से बैठ के कल्टीवेट कर रही थी। गोचेंग उसे कहता है आंखें खोलो मेरी तरफ देख, लेकिन चोचू मना कर देती है, तो फिर गोचेंग फिर से चेन्स का इस्तेमाल करता है और उसे लटका लेता है। इससे चोचू घबराने लगती है और उससे पूछती है कि तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। गोचेंग उसे पूछता है कि मुझे ह्यूमैनिटी इंसेक्टर के रिकार्डिनेशन की लोकेशन के बारे में बताओ, लेकिन चोचू साफ मना कर देती है। गोचेंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इंसेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी पैलेस के बारे में नहीं बताओगी तो फिर कोई उसे ढूंढ ही नहीं पाएगा। इससे चोचू को समझ में आ जाता है कि गोचेंग को पहले ही पता चल चुका है कि रिकार्डिनेशन कहाँ पे होने वाला है। गोचेंग उसे बताता है कि यही नहीं हम लोग पहले ही उस जगह पे आ चुके हैं, लेकिन चोचू गोचेंग को बताती है कि वो भले ही ताकतवर हो, लेकिन इंसेक्टर जो कि रिकार्डिनेशन होने वाला है वो और भी ज्यादा शक्तिशाली है और वो उसे कभी भी हरा नहीं पाएगा। तो फिर गोचेंग चोचू से कहता है कि अगर मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ तो फिर क्या मैं यहाँ पे बैठ के उसके आने का इंतजार करूँ कि कब वो मुझे मारेगा। और गोचेंग चोचू से कहता है कि तुम इतना कोल्ड हार्टेड क्यों हो, क्या तुम इस बात को भूल गई हो कि हम पहले ही एक साथ सो चुके हैं। इस पे चोचू गुस्से में उसके हाथ को काटने की कोशिश करती है, लेकिन गोचेंग पीछे कर लेता है। इसके बाद वो दोबारा आगे करता है तो चोचू दोबारा काटने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है। इसके बाद वो कई बार काटने की कोशिश करती है, लेकिन गोचेंग हर बार अपने हाथ को बचा लेता है। इसके बाद गोचेंग चोचू के चेहरे को पकड़
के इधर उधर हिलाने लगता है तो चूचू उसे कहती है छोड़ दे। इससे चूचू की रोने वाली शकल हो जाती है। वहीं पे गोचंग उसे कहता है कि मुझे नहीं पता है कि पता नहीं इंस्पेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी पैलेस ने तुम्हें ऐसा क्या पिला दिया है कि तुम उसकी खातिर एक गुलाम और टूल बनने के लिए इतना ज्यादा उत्साहित हो। टूल वाली बात से उसे वैंग के बारे में याद आता है कि वो भी इसी तरीके की बात कर रही थी कि वो लोग इस तरीके से कल्टीवेट करते रहते हैं, साला हमारी शादी कैसे होगी। जिसपे चूचू उसे कहती है कि चुपचाप बैठ के कल्टीवेट करो, तुम ह्यूमैनिटीज इंस्पेक्टर के लिए बेइज्जती कर रही हो। लेकिन वैंग सोने के लिए चली जाती है, ये कहते हुए कि उसे दूसरों का टूल बनने के लिए बिल्कुल भी मजा नहीं है। और इन चीजों को याद करके चूचू गोचंग से कहती है कि वो कोई टूल नहीं है, वो एंसेस्ट्रल ह्यूमैनिटी पैलेस की सक्सेसर है और उसका ये मिशन है कि वो ह्यूमैनिटी को बचाए और हर तरफ इंसाफ लेके आए। जिसपे गोचंग को काफी जोरों से हंसी आती है और वो हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि पुराने टाइम से ऐसा ही चलता आ रहा है, इंसाफ हमेशा ताकत के सामने झुकता आया है और तुम्हें लगता है कि सिर्फ दया की वजह से ही एंसेस्ट्रल ह्यूमैनिटी पैलेस की लेगेसी चलती आ रही है। और सबसे बड़ी बात, तुम मेरे ऊपर एक उंगली भी नहीं उठा सकती हो और तुम यहाँ पे पूरी दुनिया को बचाने की बात कर रहे हो सिर्फ एक इंसाफ के चलते। तुम बस एक हथियार के अलावा कुछ भी नहीं हो जिसका ह्यूमैनिटी पैलेस इसलिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो मेरे ऊपर नजर रख सके और सिर्फ कुत्ते ही इस तरह का गंदा काम अपने मालिक के लिए करते हैं। अरे नहीं, ये वाक्य तो तुम्हारी व्याख्या भी नहीं कर सकता है, तुम बस एक छोटी सी पपी हो जो मुझे काट भी नहीं सकती है। यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा बुरे कर्म किए हैं लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें मारते हुए उन्हें नहीं देखा। ह्यूमैनिटी पैलेस सिर्फ अपनी नजर डिमोनिक सक्सेसर के ऊपर ही लगाता है। ये इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें जस्टिस और इंसाफ से प्यार है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उनसे ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं और गोचंग जैसे डिमोनिक सक्सेसर उन्हें राउंड के रख सकते हैं। उनके रास्ते भले ही अलग हो सकते हैं लेकिन वो एक दूसरे से अलग नहीं है। हालांकि चूचू के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता है और वो अभी भी इन सभी को झूठ ही मान रही थी। अब इसके बाद हम लोग जुआन डोमेन को दोबारा देखते हैं। अब यहाँ पे ताइजू सेक्ट ने ये ऐलान कर दिया था कि वो पूरे डोमेन के अंदर बाकी सभी सेक्टों को अपने नीचे झुका लेंगे और जो भी लोग सबमिट नहीं करेंगे उन्हें मार दिया जाएगा। इसलिए हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था और कई सारे सेक्ट लड़ने के बारे में सोच रहे थे। उन्हीं के बीच में हम लोग एक ऐसे बंदे को देखते हैं जिसे काफी अच्छे से पता था कि वो लोग कभी भी एक इमॉर्टल के खिलाफ जीत नहीं सकते हैं क्योंकि ताइजू सेक्ट के पास अभी अपर रियलम से एक इमॉर्टल है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ताइजू सेक्ट अभी कई सारे डिसाइपल्स को रिक्रूट कर रहा है जिनके पास टैलेंट हो और पोटेंशियल हो। इसलिए ये बंदा फैसला करता है कि वो यहाँ पे जाके उनके सेक्ट को ज्वाइन कर सकता है क्योंकि यहाँ पे रहने से उसे सिर्फ मौत ही मिलेगी। खैर इसके बाद ये बंदा भागते हुए सीधा गोचंग के पास जाता है और अपने आप को सबमिट कर देता है, ये बताते हुए कि वो अभी डिवाइन फॉरेस्ट सेक्रेट लैंड का सबसे शक्तिशाली और कमाल का जीनियस है। हालांकि गोचंग उसकी वैल्यू देखता है और उसे कहता है कि तुम जीनियस हो लेकिन उनसे ज्यादा अच्छे नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो मुझे चाहिए। जिसपे वो बंदा आगे से कहता है कि इसका क्या मतलब है कि मैं बाकियों जितना अच्छा नहीं हूँ। जिसपे गोचंग उसे बताता है कि तुम्हारी फॉर्च्यून वैल्यू ह्यूमैनिटी इंसेक्टर की वैल्यू से बहुत ज्यादा कम है और अगर मैं तुम जैसे लोअर रियलम बंदे को चुन लेता हूँ और उसे अपर रियलम के अंदर लेके जाता हूँ तो ये किसी भी काम का नहीं रहेगा, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, तो फिर मैं ये खुद से क्यों नहीं कर लेता हूँ। खैर इसके बाद अब इस बंदे का क्या होगा मुझे नहीं पता है। अब हम लोग टाइचन रियलम के अंदर हेवनली डोमेन को देखते हैं जहाँ पे कई सारे गुलाम थे और उनसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा था। वहीं पे हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो इन्हें पकड़ के लाते हैं और इन्हें गुलाम बना लेते हैं। वहीं पे ये जो हरे बालों वाला बंदा था जो कि जोकर की तरह है, यही कई सारे स्लेव्स को पकड़ के लाता है और इन लोगों से कहता है जो कि दो हैं कि सेक्टर लीडर को मेरे योगदान के बारे में बता देना। जिसपे वो दोनों कहते हैं कि बिल्कुल, उनका जियानडून सेक्रेट लैंड इसको कभी भी नहीं भूलेगा। खैर में इसका नाम ग्रीन घोस्ट बताया जाता है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ग्रीन घोस्ट और इनका जियानडून सेक्ट एक साथ काम कर रहे हैं ताकि ये दोनों ही एक साथ अपर रियलम के अंदर जा सकें और इनका यही मकसद है। जिसपे ग्रीन घोस्ट आगे से कहता है कि अगर वो इसी तरीके से एक साथ काम करते रहें तो फिर वो लोग पूरे सेक्ट को भी अपर रियलम के अंदर ले जा सकते हैं। और ग्रीन घोस्ट आगे से कहता है कि अगर भगवान भी चाहे तो भी वो हमें ऊपर जाने से नहीं रोक सकता है, तो फिर हमें कहना क्यों मारना चाहिए। अगर हम इमॉर्टल से मिलते हैं तो उन्हें मार देंगे, अगर हम डीमन से मिलते हैं तो हम उन्हें मार देंगे, जो कोई भी हमारे रास्ते के बीच में आएगा हम उसे मार देंगे जब तक वो हम लोग अपना डिवाइन पाथ पूरा नहीं कर लेते हैं। उसी टाइम पे ग्रीन घोस्ट की नजर उसके गुलाम के ऊपर पड़ती है जिसके बाल सफेद थे। इसकी बातों से हमें पता चलता है कि ग्रीन घोस्ट की नजर जब उसके विलेज के ऊपर पड़ी थी तब उसे पता चला था कि इसकी फिजिक और इसकी कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी थी और ये बाकियों के मुकाबले में काफी ज्यादा शक्तिशाली था। इसीलिए ग्रीन घोस्ट को लगा था कि ये एक जीनियस है, लेकिन बाद में पता चला कि ये पूरी तरीके से कचड़ा है। इसके ऊपर एक खास तरह का कर्स्ट लगा हुआ था, यानी कि श्राप, डिवाइन बर्नर बॉडी। इसीलिए वो लोग उसे चाहे जितना भी रिसोर्स दें वो कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। लेकिन इस लड़के की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी थी और ये उस जगह पे काम कर पा रहा था जहाँ
जहाँ पे बाकी स्लेव नहीं कर पाते हैं और मारे जाते हैं। वहीं पे हम लोग उस सफेद बाल वाले लड़के को देखते हैं और इसकी बस एक ही चाह थी कि ये अपने विलेज दोबारा वापस जाना चाहता था ताकि ये अपनी छोटी बहन से दोबारा मिल सके, क्योंकि इसकी ग्रैंड माँ काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है और वो मरने वाली है और इसे खुद ही अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना पड़ेगा। हमें पता चलता है कि इसने ग्रीन घोस्ट के साथ कोई बात की थी और ग्रीन घोस्ट ने आगे से कहा था कि अगर ये 3 साल यहाँ पे काम कर लेता है तो फिर वो उसे जाने देगा और सिर्फ 3 ही महीने रह गए थे, जिसके बाद इसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। खैर ये लड़का जैसे ही बेहोश होता है तो फिर इसके मन के अंदर हम एक आवाज को देखते हैं जो कि उससे कहता है कि इस तरह से तड़पना छोड़ दो और अगर तुम मेरे वजूद को स्वीकार कर लेते हो तो फिर तुम्हें ये सब कुछ सहना नहीं पड़ेगा। जिसपे ये लड़का कहता है नसीड़ी हूँ क्या जो अपनी ही बॉडी खुद छोड़ दूंगा 2 पौवा मारने के बाद। जिसपे आवाज वाला बंदा कहता है मेरी बॉडी तुम बस एक फ्रेगमेंट का हिस्सा हो जिसके अंदर अभी भी जागरूकता बची हुई है। जैसे ही मैं अवेकन होता हूँ तो फिर तुम मिट जाओगे, लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेते हो तो मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा कर दूंगा, वो भी तुरंत के तुरंत। तुम्हारी छोटी बहन का ख्याल रखना तुम्हारी ग्रैंड माँ के साथ में, और भी ऐसी कई सारी चीजें जो तुम करने के बारे में सोच रहे हो, सब कुछ बिना किसी दिक्कत के। सफेद बालों वाले लड़का आगे से कहता है कि मेरी छोटी बहन और ग्रैंड माँ का ख्याल रखोगे, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूं या फिर वजूद से मिट जाऊं, इस दोनों में फर्क ही क्या है। मैं चाहे जो कुछ भी चूज करूं, मैं इस दुनिया से मिट ही जाऊंगा और इरेज होने के बाद क्या वो इंसान वही रहेगा जो मैं हूँ। जिसपे ये बंदा आगे से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, दोनों के बीचों में बेसिक डिफरेंस रहेगा ही। मुझे एक्सेप्ट करोगे तो फिर अलग, अगर मिट जाओगे तो फिर अलग। जिसपे वो लड़का कहता है बेसिक क्या, मुझे अच्छे से पता है कि मैं याओ के पास बिल्कुल भी नहीं हूँ तो वो उदास होगी। मुझे पता है कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन मैं इस बॉडी के ऊपर गिव अप नहीं करूंगा और तुम्हें ये बॉडी कभी भी नहीं मिलेगी। जिसपे वो बंदा आगे से कहता है कि तुम काफी ज्यादा जिद्दी हो, लेकिन काफी ज्यादा ईमानदार और लॉयल हो, लेकिन ये बॉडी तुम्हें ज्यादा देर तक अपने अंदर रखेगी नहीं। लेकिन वो लड़का कहता है कि अपन गिव अप नहीं करेगा। खैर इसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि डायरेक्ट हेमेनली डोमेन के अंदर आ जाता है और उसी टाइम पे सिस्टम उसे एक नया मिशन देता है जो कि रिकार्नेटिंग फॉर्चून को चूज करने वाला था। खैर इसके बाद सिस्टम गोचेंग को थोड़ी बहुत जानकारी देता है जहाँ पे हम लोग पीच ब्लॉसम ट्री को देखते हैं। उसके ऊपर एक बिजली आके गिरती है तो फिर वहाँ पे किसी एक बच्चे का जन्म होता है और गोचेंग को पता लग जाता है कि पीच ब्लॉसम ट्री से जो ये बच्चा पैदा हुआ है ह्यूमैनिटीज एंसेस्टर से कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए, और अगर ये सच हो या ना हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, गोचेंग इसे अपने लिए तो पूरा करेगा ही। इसके बाद हम लोग नॉर्थन माउंटेन विलेज को देखते हैं जहाँ पे हम लोग उसी सफेद बालों वाले लड़की की छोटी बहन को देखते हैं जो कि अपनी ग्रैंडमा से पूछती है क्या भाई मुझे भूल गया है। जिस पे ग्रैंडमा उसे बताती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा और जब तुम्हारा भाई अपनी कल्टीवेटर की स्टडी खत्म कर लेगा तब वो तुम्हें लेने के लिए जरूर आएगा। जिस पे याओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ग्रैंडमा उसे बताती है कि जो बंदा तुम्हें यहाँ से लेके गया था वो किसी सेक्ट का लीडर या फिर कुछ है। उसने बताया था कि तुम्हारे भाई की बॉडी काफी ज्यादा कमाल की है, इसीलिए अगर वो लोग रिसोर्स करते हैं तो फिर उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी है, इसीलिए तुम्हारा भाई जब अच्छा कल्टीवेटर बन जाएगा तो वो तुम्हें लेने के लिए जरूर आएगा। उसी टाइम पे एक बंदा भागते हुए वहाँ पे आता है और उन लोगों को बताता है कि गाँव के ऊपर लुटेरों ने अटैक कर दिया है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। इस पे ग्रैंडमा याओ से कहते हैं कि चिंता न करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। वैसे इन लुटेरों का नाम था काली हवा के लुटेरे और इनका मकसद यहाँ पे आने का था ये कि ये लोग 15 साल से कम उम्र की लड़कियों को पकड़ना चाहते हैं और अफवाह तो ये है कि इनका लीडर है वो जवान लड़कियों को पका के खाता है। वो लोग जैसे ही वहाँ पे आते हैं तो अपना काम करना शुरू कर देते हैं और एक लड़की को अपने साथ ले जाने लगते हैं और जब उसकी मदर रजिस्ट करने की कोशिश करती है तो वो लोग बेरहमी से उसे मार देते हैं। उसी टाइम पे उस बंदे की नजर याओ के ऊपर पड़ जाती है तो वो उसको भी पकड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन ग्रैंड मदर आगे से साफ मना कर देती हैं और उससे कहती हैं कि मैं कुछ करना तो नहीं चाहती थी लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। जिसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं और उसी ने काली हवा के लुटेरों के लीडर को ऑर्डर दिया था लड़कियों को पकड़ने के लिए। खैर गोचेंग जब उनको चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी लड़की उसके काम की नहीं है, यानी कि वो याओ को ही ढूंढ रहा है। तो फिर गोचेंग उसे कहता है कि इन सभी को आजाद कर दो और जहाँ से लेके आए थे उन्हें वापस छोड़ दो। जिस पे लीडर को आगे से दिक्कत थी तो फिर गोचेंग उसे घूरते हुए कहता है कि मेरी भी एक बहन है, वो भी इसी एज की। तो फिर वो बंदा इसके लिए तुरंत मान जाता है। वो बंदा कुछ कहना चाहता था तो गोचेंग उससे कहता है कि बको। तो वो लीडर आगे से बताता है कि उसने नॉर्थन माउंटेन विलेज पे कुछ लोगों को भेजा था लेकिन उन सभी को किसी ने मार दिया है और वहाँ पे एक कल्टीवेटर है जो कि सैक्रेड सोरेन रियलम पे है। इससे गोचेंग को समझ में आ जाता है कि उसे वहीं पे जाना है। वो लीडर आगे से कहता है कि वो इस मामले को सुलझा लेगा लेकिन गोचेंग उसे कहता है कि वो खुद ये कर लेगा, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और गोचेंग के जाने के बाद वो मन के अंदर सोचता है कि बस एक बार मैं डिवाइन किंग रियलम पे चला जाऊं फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन गोचेंग पता नहीं लौट के वापस आता है और उसे कहता है कि वो चाहता है कि लीडर नॉर्थन माउंटेन विलेज के जितने भी लोग हैं उन सभी को मार दे। खैर इसके बाद हम लोग विलेज को देखते हैं। ग्रैनी और याओ दोनों उस विलेज को छोड़ के जा रहे थे तो फिर बाकी लोग कहते हैं कि अगर आप चले जाएंगे तो फिर हम लोग उन लोगों का मुकाबला कैसे करेंगे। वहीं पे ग्रैंडमा उन लोगों से कहती हैं कि वो सिर्फ सैक्रेड सोरेन रियलम पे हैं और उनका जो बॉस है वो हेवनली गॉड रियलम पे है और अगर वो लोग उसे लड़ेंगे तो वो लोग मारे ही जाएंगे, इसीलिए अगर उन लोगों को अपनी जिंदगी बचानी है तो वो लोग यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे लुटेरों का लीडर आ जाता है जो कि उन लोगों से कहता है कि देर हो चुकी है। ग्रैनी इस बात से काफी ज्यादा चिंता में आ जाती हैं और सभी लोग उन लोगों से कहते हैं कि हमें बचा लो ग्रैनी। वहीं पे लीडर ग्रैनी से कहता है कि तुमने मेरे लोगों को मारा है तो फिर तुम भी मारी जाओगी। इस पे ग्रैनी
कहती है कि वो मरना डिजर्व करते थे। वहीं पे वो मन के अंदर सोचती है कि ये लोग काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं और उसके ऊपर से अगल बगल में जो लोग हैं वो भी सेम रियलम पे हैं। और ग्रैनी मन के अंदर सोचती है कि उन्हें अपने ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करके यायो को सेफ स्पॉट पे भेजना पड़ेगा। जिसके बाद वो लीडर डायरेक्ट ग्रैनी के ऊपर अटैक कर देता है तो ग्रैनी भी ऊपर जाके उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन बेशक रियलम कम होने की वजह से वो चोट खा के पीछे जाके गिरती है और घायल हो जाती है। ग्रैनी जल्दी से यायो से कहती है कि उसे यहाँ से भागना पड़ेगा, वो लोग कभी भी उसके खिलाफ जीत नहीं सकते हैं। लेकिन उसी टाइम पे लीडर अपनी स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ बादल का बना हुआ हाथ भेजता है जो कि उन सभी लोगों को एक झटके के अंदर कुचल के मारने वाला था। लेकिन यायो वहाँ पे हिम्मत को इकट्ठा करके सामने आ जाती है और खड़ी होकर कहती है कि वो लोग कभी भी उन लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। जिसपे लीडर आगे से कहता है कि तुम सभी लोग मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकते हो, तुमने मेरे भाइयों को मारा तो भी तुम सभी लोग भी मारे जाओगे। लेकिन उसी टाइम पे कहानी में ट्विस्ट आता है। गुचेंग तुरंत यायो के पास आता है और उसे कहता है कि तुम इस तरीके से कैसे एक छोटी बच्ची से बात कर सकते हो। और गुचेंग यायो से कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ इस मुसीबत से बाहर निकलने में। यायो उसे पूछती है क्या तुम कोई फरिश्ता हो या फिर फेरी हो। गुचेंग आगे से कहता है फेरी, मैंने तो इस बारे में कभी भी नहीं सुना। खैर इसके बाद गुचेंग वहाँ पे एक तगड़ा धमाका करता है और वो लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि साला मारने का ऑर्डर देने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन वो कुछ कह पाता कि इससे पहले ही उसकी पूरी बॉडी एक जगह पे जाम हो जाती है। वहीं गुचेंग यायो से कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छी हो, तुम्हारा कल्टीवेशन टैलेंट भी काफी ज्यादा रेयर है, अच्छा हुआ कि तुमको किसी ने नहीं ढूंढा, ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदे की बात है। वहीं गुचेंग यायो से पूछता है क्या तुम मेरी डिसाइपल बनना चाहोगी। जिसपे यायो गुचेंग से कहती है ब्रदर फेरी तुम मुझे डिसाइपल की तरह चुनना चाहते हो, लेकिन ये लोग कहते हैं कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जो कल्टीवेट नहीं कर सकती है। जिसपे गुचेंग कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनके रेगुलर आइसेस हैं, वो कभी भी तुम्हारे टैलेंट को देख नहीं पाएंगे, तुम कितना सुनहरा जेम हो। जिससे यायो खुश हो जाती है और गुचेंग से पूछती है झूठ तो नहीं बोल रहे। जिसपे गुचेंग कहता है नहीं नहीं मैं झूठ क्यों को बोलूंगा। तो फिर यायो गुचेंग की डिसाइपल बनने के लिए मान जाती है। गुचेंग उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा प्यारी और एडोरेबल हो। यायो गुचेंग से पूछती है कि उनके साथ क्या होगा। जिसपे गुचेंग कहता है कि उन बुरे लोगों के साथ मैं उन्हें उम्मीद से उनकी नई जिंदगी में भेजने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी तरह एक अच्छे इंसान बनेंगे। जिसके बाद वो रिकार्नेशन पावर का यूज करते हुए सामने की तरफ देखता है तो फिर लीडर की बॉडी पटाखे की तरफ विस्फोट कर जाती है और वहाँ पे फायर वर्क होने लगता है। और बेशक ये नेक्स्ट जिंदगी में नहीं जाने वाला है क्योंकि लाइफ सर्कल गुचेंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। वह गुचेंग यायो से कहता है कि अब से तुम मुझे ब्रदर नहीं मास्टर कह के बुलाओगी। जिसपे यायो उसे मास्टर कहती है तो गुचेंग उसे कहता है कि तुम मुझे और भी ज्यादा पसंद आने लगी हो। वह पे ग्रैनी अपने मन के अंदर सोचती है कि अपर रियलम के इमॉर्टल सच में इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। खैर इसके बाद गुचेंग यायो के लिए पहली मुलाकात के लिए उसे गिफ्ट देता है जो कि डिवाइन वेपन्स थे। यायो पूछती है कि तुम मुझे इतना अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हो। इस पे गुचेंग कहता है कि तुम्हें क्यों जानना है, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और अब से मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली से ज्यादा क्लोज रहने वाला हूँ। जिससे यायो को रोने आ जाता है क्योंकि वो उससे फैमिली से भी ज्यादा उसके क्लोज है। गुचेंग उसे कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, मैं तुम्हारे साथ अब से हमेशा रहूंगा और कोई भी तुम्हें फ्यूचर में बुली नहीं करेगा। वहीं पे ग्रैनी की आंखें बाहर आ जाती हैं इतने सारे डिवाइन वेपन्स को देख के क्योंकि उनमें से एक डिवाइन वेपन पूरी ह्यूमनली डोमेन को कंट्रोल करने का दम रखता है। जिसके बाद गुचेंग यायो को लेके अपने साथ जाने लगता है तो फिर यायो गुचेंग से पूछती है कि ग्रैनी का क्या होगा। जिसपे गुचेंग कहता है कि मैंने उनके हिलने की एबिलिटी को नहीं हटाया है, अगर वो चाहे तो हमारे साथ आ सकती हैं। वहीं पे हम लोग लीडर के बचे कुछ चेलों को देखते हैं जो कि जान बचा के भाग निकले थे। अब इनका वही नॉर्मल सा ही प्लान था कि ये लोगों को इकट्ठा करेंगे और गुचेंग को मार देंगे। लेकिन तभी सामने से गुचेंग की पपेट बाहर निकलती है जो कि उन लोगों से कहती है कि भागने की कोशिश कर रहे हो लेकिन लेट हो गए हो। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुचेंग ग्रैनी और यायो एक साथ जा रहे थे कहीं पे। वहीं पे ग्रैनी गुचेंग से पूछती है कि ये काफी ज्यादा खुशी की बात है कि गुचेंग ने यायो को अडॉप्ट कर लिया है अपनी डिसाइपल के तौर पे, नहीं तो वो काफी ज्यादा मुसीबतों को सहती रहती। वहीं पे यायो गुचेंग से पूछती है क्या वो अभी भी अपने भाई को पसंद कर सकती है और उसके साथ बाकी कल्टीवेटर्स की तरह शॉर्ट पे उड़ सकती है। वहीं पे ग्रैनी गुचेंग को बताती है कि वो अभी काफी ज्यादा छोटी है और उसे पावर का अभी उसे असली मकसद नहीं पता है, शायद से वो बहुत जल्द ही अपने ब्रदर को सर पास कर दे। गुचेंग कहता है कोई बात नहीं है, यायो उसकी पहली डिसाइपल है और उसे इस बात से खुशी है कि वो अपने भाई को काफी ज्यादा पसंद करती है। और गुचेंग को शायद से पता लग चुका था कि सफेद बालों वाले लड़के के अंदर ही ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर रिकार्नेट होने वाला है और इसका नाम जियांग यांग है। लेकिन उसी टाइम पे उन लोगों के सामने एक डियर आ जाता है जो कि खुद को डियर गॉड बताता है और वो उन लोगों से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके के अंदर घुसने की। ग्रैनी उसे देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि ये डियर स्पिरिट थी और ये सेक्रेट रियलम पे थी। हालांकि गुचेंग उसे मेडिसिन बनाने की इंग्रेडिएंट के अलावा और कुछ भी नहीं देखता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि गुचेंग यायो को कई सारे आर्टिफैक्ट और एल्जियर देता है जिससे वो उसका ब्रेक थ्रू करवाने में मदद कर रहा था। लेकिन बहुत सारे आर्टिफैक्ट, एल्जियर और मेडिसिन, यहाँ तक कि वो डियर स्पिरिट इस्तेमाल करने के बावजूद वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही थी। हालांकि गुचेंग को इसका अंदाजा पहले ही लग चुका था। यायो आगे से रोने लगती है और गुचेंग से कहती है कि वो बिल्कुल बेकार है। गुचेंग ने बहुत सारे रिसोर्स और टाइम उसके ऊपर वेस्ट किया, इसके बावजूद वो कल्टीवेट नहीं कर पा रही है। गुचेंग उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम कल्टीवेट नहीं कर पाओगी
तो फिर मैं तुम्हें डिसेबल नहीं मानूंगा, तो फिर तुम गलत हो। तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि मैंने क्या कहा है कि मैं तुम्हारी फैमिली से भी ज्यादा क्लोज हूँ तुम्हारे, और जब तक तुम इस बात को अच्छे से याद रखती हो तो फिर तुम बहुत ज्यादा छोटी हो और तुम्हें फालतू चीजों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारा मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली है, इसीलिए अगर मुझे तुम्हें पूरी जिंदगी पालना पड़ा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई मुझे गोचेंग का ये स्वभाव हजम नहीं हो रहा है। वहीं पे ग्रैनी अपने मन के अंदर सोचती है कि उन्हें शुरुआत में लगा था कि गोचेंग को याओ से कुछ चाहिए और उसके लिए कुछ बुरे मोटिव्स होंगे, लेकिन याओ ने इतने ज्यादा एल्जे और इतनी ज्यादा मेडिसिन को, लेकिन इसके बावजूद गोचेंग गुस्सा नहीं हुआ। उन्हें यकीन हो जाता है कि गोचेंग सच में याओ को पसंद करता है, इसीलिए वो उसका काफी अच्छे से ख्याल रखेगा। फिर गोचेंग याओ से पूछता है क्या वो उसके साथ अपर रियलम में जाना चाहती है। याओ इसके लिए हल्का सा झिझकती है, तो फिर ग्रैनी पूछती है कि क्या हुआ है। तो फिर याओ बताती है कि वो अपने बड़े भाई से एक बार मिलना चाहती है। तो फिर गोचेंग इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो पहले थोड़ा सा याओ को टेंशन में डालता है, ये कहते हुए कि उसके 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मिलने से नहीं आया, कहीं वो याओ को भूल तो नहीं गया है। खैर गोचेंग इस बात को टाल देता है, ये कहते हुए कि चलो मैं तुम्हें जियानलुन डिवाइन लैंड पे लेके चलता हूँ। इसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं और उसका सर्वेंट उसके पास दोबारा आता है और गोचेंग ने अभी जो जो कांड किए हैं उन सभी बातों के बारे में वो मिंग को बताता है। और मिंग को अभी नहीं पता है कि वो पर्सन गोचेंग ही है, तो वो उससे कहती है कि जाओ जाके उसके आइडेंटिटी के बारे में पता लगाओ। वो सर्वेंट ये करने के लिए जाता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि मिंग हमें अपने अगले प्लान के बारे में बताती है। इसे अभी तक ये नहीं पता चला है कि ह्यूमैनिटी एंसेक्टर कहाँ पे रिकार्नेट होने वाला है। तो फिर मिंग अपने प्लान को हल्का सा चेंज कर देती है। रिकार्नेट होने के बाद वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी को जरूर ढूंढने के लिए जाएगा जिससे वो अपनी ताकत को बढ़ा सके, और उसके लिए उसे अजुरे लोटस रीबर्थ वाली जगह पे जाना पड़ेगा। मिंग का यही प्लान था कि वो पहले ही उस जगह पे चली जाएगी और उसकी अपॉर्चुनिटी उसे छीन लेगी। वहीं पे मिंग अपने पुराने प्लान के बारे में सोचती है कि उसने, तुम्हें याद ही होगा कि गोचेंग के लिए 5 बलि के बकरों के नाम दिए थे। हालांकि गोचेंग ने उनमें से किसी को भी नहीं चुना था, लेकिन मिंग को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो गोचेंग का खतरा कम कर देगी। और जब गोचेंग को इस बारे में पता चलेगा कि मिंग ने उसके लिए इतना सब किया है, तो फिर गोचेंग उसके ऊपर और भरोसा करने लगेगा। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रीन घोस्ट और जियानलुन सेक्रेड लैंड के लॉर्ड को। इन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि ये जो अपना प्लान बना रहे थे अपर रियलम जाने के लिए, इनके प्लान के अंदर भारी सारी मुसीबतें आ चुकी हैं। ये लोग ड्रैगन वेन की मदद लेने वाले थे ताकि ये लोग अपर रियलम के अंदर जा सकें, जिसके लिए ये लोग खुदाई करवा रहे थे। लेकिन खुदाई वाले जगह पे अचानक से एटमॉस्फेयर चेंज हो गया और वहाँ पे कई सारी बुरी चीजें होने लगी। यहाँ तक कि जमीन से पत्थर के स्पाइक्स भी बाहर निकले, जिससे इन लोगों को समझ में आ जाता है कि शायद से कि ये लोग जो ड्रैगन वेन के लिए जा रहे थे वो रास्ता पहले ही खत्म हो चुका है और ये लोग ह्यूमन के खिलाफ कभी भी नहीं जा सकते हैं, और शायद से इन लोगों का इमॉर्टलिटी वाला रास्ता पहले ही खत्म हो चुका है। इसके बाद सेक्टर लीडर ग्रीन घोस्ट से पूछता है जो तुम लड़का अपने साथ लेके आए थे उसका ओरिजिन क्या है। और जब मैंने उसकी बॉडी को चेक किया था तो फिर उसके ऊपर कर्स ऑफ डिवाइन बर्नर बॉडी लगी हुई थी, जो ऐसा लगता है कि पहले से हट चुका है। जिसपे ग्रीन घोस्ट आगे से कहता है कि जब मैं उसे लेके आया था मुझे लगा उसके अंदर कुछ खास होगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो कल्टीवेट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने उस लोगों को ऐसी जगह पे लगा दिया जहाँ पे माउंटेन की खुदाई करते करते सभी लोग मारे जाएंगे ब्लैक ब्लड की वजह से। लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पे सेफ रहा और काम करता रहा। ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई तो यूनिक बात है, लेकिन अचानक से उसकी बॉडी के अंदर कुछ अजीबोगरीब चूजे होने लगी। जिसके बाद उसके अंदर से डिवाइन लाइट बाहर निकली और वो पूरी जगह चमकने लगी, और अचानक से उस लाइट ने वहाँ पे किसी इंसेक्टर की फॉर्म ले ली। ऐसा लगता है कि वो सच में कुछ ज्यादा ही लकी हो गया है। जिसपे लीडर आगे से कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, उनका इंसेक्टर एक सुप्रीम एक्सपर्ट है और ऐसी एक बेकार सी बॉडी कैसे उन्हें साइन करवा सकती है। ऐसा पक्का है कि उसके बारे में कुछ अजीब हो सकता है, कहीं वो रास्ता तो नहीं है जिसकी मदद से हम लोग अपर रियलम के अंदर जाने वाले हैं। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एक सर्वेंट भागते हुए आता है और उन लोगों को बताता है कि एक अपर रियलम का इमॉर्टल आया है। जिसपे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने गोचेंग के बारे में पहले ही अफवाह सुन रखी थी। ये गोचेंग एक छोटी लड़की के साथ घूम रहा है जिसके ऊपर उसने कई सारे एल्जियर और ट्रेजर्स को खर्चा किया है, और उसने पहले ही यहाँ पे कई सारे परमोडियल डिवाइन स्पिरिट्स को मार दिया है जो उसके साथ कॉपरेट करने से मना कर रहे थे। वहीं पे वो सभी लोग गोचेंग को बाहर ही रोक लेते हैं, ये कहते हुए कि उन लोगों ने उसके आने के बारे में रिपोर्ट भिजवा दी है, तब तक उसे इंतजार करना पड़ेगा। वहीं पे गोचेंग को वहाँ से कुछ अजीब सी चीजें महसूस हो रही थी, जैसे कि लिपिंग ड्रैगन का ऑरा या फिर और कुछ, और पूरा टाइचियन रियलम बदलते हुए लग रहा था। शायद से ये पूरी जगह ही फॉर्चून में बदलने वाली है, गोचेंग ऐसा सोचता है। और गोचेंग को ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटी का इंसेक्टर अभी इसलिए रिकार्डिनेट नहीं हुआ था क्योंकि उसे कुछ ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जो कि फॉर्चून से भरी हो। वहीं पे गोचेंग को महसूस होता है कि याओ का हाथ कांप रहा है। गोचेंग उसे पूछता है कि तुम इतना ज्यादा घबराई हुई क्यों हो। जिसपे याओ आगे से कहती है कि ये लोग काफी ज्यादा रिच हैं और ये उनके विलेज की तरह बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि याओ का भाई उसके और उसकी ग्रैनी के बारे में पहले ही भूल चुका है। वहीं पे गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटी इंसेक्टर की मेमोरीज अवेकन हो चुकी हैं, या फिर वो अभी तक इस बारे में नहीं जानता है। खैर मुझे तो लगा था कि थोड़ी सी प्लानिंग और करनी पड़ेगी, लेकिन हालातों को देख के लगता है कि सब कुछ बहुत ज्यादा आसानी के साथ जाने वाला है। और गोचेंग याओ से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई बिजी होगा इसीलिए वो तुमसे मिलने के लिए नहीं आया होगा। जिसपे याओ आगे से कहती है कि गोचेंग को उसे आराम देने की जरूरत नहीं है। उसका भाई भले ही काफी लंबी ट्रिप पे जाए पैसा कमाने के लिए या फिर बहुत ज्यादा थका हो, लेकिन वो कभी भी उनसे
मिलने आने नहीं भूला करता था। और याओ को यकीन हो जाता है कि उसका भाई पहले से बदल चुका है क्योंकि उसके लिए चीजें आसान हो चुकी हैं। गोचेंग उससे हैरान होता है क्योंकि अभी तक उसने याओ को बिल्कुल भी मिसलीड नहीं किया है, लेकिन वो पहले ही इस तरीके के बारे में सोचने लगी है। खैर इसके बाद वहाँ पे सेक्ट लीडर और बाकी सभी एल्डर आते हैं जो कि गोचेंग को ग्रीट करते हैं और वो लोग उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या लेने के लिए आया है। गोचेंग उससे कहता है कि वो यहाँ पे जियांग यांग से मिलने के लिए आया है। तो वो सफेद बालों वाले लड़के का नाम जियांग यांग है। ग्रीन गोस्ट जैसे ही याओ की तरफ देखता है तो वो इस बारे में अपने सेक्ट लीडर को बताता है। सेक्ट लीडर अपने मन के अंदर सोचता है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अगर इमॉर्टल को ये पता चल गया कि हम लोग जियांग को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं तो फिर परेशानी पड़ सकती है, इसीलिए हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा कि हम उसे काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं। इसीलिए सेक्ट लीडर गोचेंग को बताता है कि वो लोग जियांग को अभी सीक्रेट प्लेस के अंदर रखे हुए हैं जहाँ पे वो कल्टीवेट कर रहा है क्योंकि वो उनका नेक्स्ट हायर होने वाला है, यानी कि उत्तराधिकारी। और ऊपर से उसके पास जो टैलेंट है वो काफी ज्यादा कमाल का है और उसने 2 दिन पहले तो उनके इंसेक्टर के सिलहोटेड को भी एक्टिवेट कर दिया था, वही रोशनी चमकती हुई। गोचेंग इन सभी बातों का ही इंतजार कर रहा था क्योंकि इनसे डायरेक्ट याओ के ऊपर असर पड़ रहा था और उसे अपनी बात के ऊपर यकीन होने लगता है कि उसका भाई बदल चुका है, यानी कि यहाँ पे गलत फहमी पे गलत फहमी हो रही है। सेक्ट लीडर खुद को बचाना चाहते हैं ये झूठ बताते हुए कि वो जियांग से कोयला नहीं खुदवाते हैं बल्कि उसे कल्टीवेट करवाते हैं। वहीं पे याओ इस बात से परेशान है कि उसका भाई अब ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है, इसलिए वो उनके बारे में भूल चुका है। अब इसे याओ का दिल टुकड़ों में बिखर जाता है। वहीं पे गोचेंग उन लोगों से कहता है कि तुम्हें ये तो पता होगा ना कि जियांग की एक छोटी बहन है, जिसपे सेक्ट लीडर को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि घोस्ट गॉब्लिन को भी नहीं पता था। खैर इसके बाद गोचेंग उन्हें इग्नोर करता है और उनसे कहता है कि मुझे जियांग से मिलना है, उसे यहाँ पे लेके आओ। वहीं पे सिस्टम गोचेंग को पॉइंट्स देता है क्योंकि याओ का विश्वास अपने भाई से उठता जा रहा था। इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जिसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसके पास टैलेंट बहुत ज्यादा रेयर था, इसीलिए वहाँ के एल्डर भी बहुत ज्यादा हैरान थे। उनमें से हम एक फीमेल एल्डर को देखते हैं जिसको जियांग के अंदर इंटरेस्ट था और वैसे इसका नाम जाओ ई है। फिर हमें बताया जाता है कि ये करिश्मा कैसे हुआ। दरअसल तुम्हें पता है कि जियांग की बॉडी के अंदर अभी ह्यूमैनिटी इंसेक्टर है जिसने अब जियांग की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है और जियांग अपनी ही बॉडी को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वहीं पे इंसेक्टर अभी भी उसे मैनिपुलेट करते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे खुशी खुशी स्वीकार कर लोगे तो फिर तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है, नहीं तो तुम हमेशा की तरह वहाँ पे गुलामों की तरह ही कोयला खोदोगे। लेकिन जियांग अभी भी इस बात को नहीं मानता है और साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो बस मेरी मजबूरी थी कि तुमने मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया जब मेरे स्पिरिचुअल रूट कमजोर हो गए, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें बॉडी नहीं दूंगा। लेकिन अचानक से बाहर से कोई उसे आवाज लगाता है तो फिर उसका ध्यान भटक जाता है, जहाँ पे असली वाले जियांग को एल्डर आके बताते हैं कि उसकी छोटी बहन उसे मिलने के लिए आई है, जिससे जियांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसी वक्त ह्यूमैनिटी का इंसेक्टर बॉडी के ऊपर दोबारा कब्जा कर लेता है और वो आगे से घमंडी होते हुए कहता है कि जाओ और जाके उसी मॉडल से कह दो कि वो यहाँ पे आके मुझसे मिले, अगर नहीं मिलना है तो वो मुझे परेशान न करे। वहीं पे जब वो दोनों एल्डर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हद में रहो नहीं तो बहुत ज्यादा पछता सकते हो, तो जियांग उन्हें ही उल्टा हौल देता है, ये कहते हुए कि अगर वो नहीं चाहता है कि डिवाइन इमॉर्टल के बुरे हालात हों तो वो मुझे ज्यादा इंतजार न करवाए और जल्दी से आके मुझसे मिले। जोंग ये तो उसके इस तरह के एटीट्यूड को देख के हैरान ही हो गई थी। वहीं जोंगी को ऐसा लगता है कि जियान की बॉडी के अंदर कोई कमाल की ब्लड लाइन अवेकन हो गई है और अगर जियान सच में कोई फॉर्चून है तो फिर कोई डिवाइन इमॉर्टल यानी गोचेंग जैसा कोई डिवाइन इमॉर्टल भी उसका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। इसीलिए जोंगी दूसरे एल्डर को भिजवा देती है, यह कहते हुए कि जैसा जियांग ने कहा है वैसा ही उनसे कहना। वहीं पे ह्यूमैनिटी पैलेस का इंसेक्टर जोंगी से कहता है कि तुम समझदार हो लेकिन तुम्हारा टैलेंट बहुत ज्यादा घटिया है, तुम इस टैलेंट के साथ कभी भी सेक्रेट रियलम को पार ही नहीं कर पाओगी, लेकिन मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि तुम मेरी साइड पे रह सकती हो जिससे तुम्हें अनगिनत फायदे होंगे। वहीं पे जोंग भी इस तरह की टोन को देख के काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि उसके बात करने में लहजे में दबदबाने यानी कि रुतबा ताकत का वो था। अगर मैं यही चीजें इंग्लिश में बोलता तो फिर तुम्हें समझ भी ना आती। डोमिनेटिंग टोन, ये है वो वर्ड्स। वहीं पे असली वाला जियांग उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम डिवाइन मेटल को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो। वो याओ को काफी अच्छे से ट्रीट कर रहा है, लेकिन ह्यूमैनिटी इंसेक्टर आगे से कहता है कि वो जैसे ही मुझे जान जाएगा तो फिर वो डर के मारे कांपने लगेगा, तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं और जियांग के एकदम सटीक शब्द गोचेंग के कानों के अंदर घुसा दिए जाते हैं। सेक्ट मास्टर उस बंदे से कहते हैं कि ये सच है, जियांग ने ऐसा कहा, जिसपे वो बंदा कहता है कि हाँ भाई मेरे अंदर इतना रुतबा कहाँ है कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं। वहीं पे गोचेंग में मजे लेते हुए कहता है कि अरे वाह मेरी बुरी हालत हो जाएगी अगर मैं उसे इंतजार करवाऊंगा, काफी कमाल की चीजें हो रही है नीचे। वहीं पे याओ गोचेंग से अपने भाई के लिए माफी मांगने लगती है और वो दोबारा अपना रोना शुरू कर देती है। हालांकि गोचेंग उसे कहता है कि तुम्हारे भाई का एटीट्यूड तुमसे कोई लेना देना नहीं रखता है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। इसके बाद गोचेंग सेक्ट मास्टर की तरफ देखता है तो फिर वो जल्दी से अपने सर्वेंट को भेज देते हैं, नहीं वो खुद जाते हैं जियांग को यहाँ पे खींच के लाने के लिए। वहीं पे याओ की डिसअपॉइंटमेंट अपने भाई के अंदर जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी गोचेंग को वैसे वैसे पॉइंट मिलते जा रहे थे। वहीं पे गोचेंग ने भी नहीं सोचा था कि ह्यूमैनिटी का इंसेक्टर इस तरह का बंदा होगा जो कि बातों को हवा में छोड़ेगा, लेकिन उसने गोचेंग के सामने घमंडी होने का दिखावा करके गलती कर दी है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेक्ट लीडर और वो अपने कुछ गार्ड्स को लेके जियांग से मिलने के लिए जाते हैं। वहीं पे जाओ भी उनको यहाँ पे देख के काफी ज्यादा हैरान
हो जाती है। वहीं पे इंस्पेक्टर का एटीट्यूड अभी भी नहीं बदला था। वो अभी भी अकड़ू अंदाज में उन लोगों से कहता है कि यहाँ पे मुझे पकड़ने के लिए आए हो उस डिवाइन इमॉर्टल के चलते, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मैं तुम्हारी खाल उतार लूंगा। उसी के अगले पैनल में हम लोग इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसको पेल दिया गया था, वो भी नमक वमक लगा के, और वो उसे पकड़ के गोचंग के सामने कर देते हैं। वहीं पे सेक्ट लीडर गोचंग से पूछते हैं कोई आगे आदेश है कि हमें इसे आटे की तरह गूंद भी देना है। वहीं पे इंस्पेक्टर गोचंग को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि गोचंग उसी के पैलेस में से कोई बंदा होगा, लेकिन उसे नहीं पता है कि साक्षात मौत खुद उससे मिलने के लिए आई है। वहीं पे गोचंग को इंस्पेक्टर की पूरी तरीके से बेइज्जती करने के लिए वो भी पूरे समाज के सामने 1000 लक पॉइंट और साथ ही में 5000 डायनेस्टी पॉइंट मिलते हैं। जिसके बाद ह्यूमैनिटीज इंस्पेक्टर गोचंग से पूछता है तुम कौन हो और यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। वहीं पे गोचंग अपने बारे में कुछ नहीं बताता है और इतना ही कहता है कि तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन याओ याओ याद होगी। हम इतनी दूर से तुमसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड हमें बहुत ज्यादा निराश किया है। वहीं पे इंस्पेक्टर आगे से कहता है कि वो अपनी बहन को कैसे भूल सकता है, और रही बात उसके एटीट्यूड की तो वो बिल्कुल ऐसा ही है। वहीं पे ग्रैनी इंस्पेक्टर से कहती है कि तुम जल्दी से माफी मांगो, तुम्हारा लहजा बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। लेकिन इंस्पेक्टर के अभी भी पैर ठिकाने पे नहीं आए थे और वो गोचंग से कहता है कि जब तुम्हें मेरे बारे में पता चलेगा तुम थर थर कांपने लगोगे। जिससे यायो काफी ज्यादा हैरान होती है कि उसका भाई इतना ज्यादा बदतमीज हो गया है। वहीं पे गोचंग यायो का हाथ छोड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यायो के भाई हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि यायो के खातिर मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। वहीं पे हम लोग इंस्पेक्टर के अगल बगल में कुछ मंत्रों को देखते हैं जो उसकी सेफ्टी के लिए थे, लेकिन गोचंग पलक झपकते ही उसके पास आता है और इंस्पेक्टर के मुंह के ऊपर उल्टे हाथ का चट्टा मारता है और साथ ही में उस मंत्रों को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं पे सेक्ट लीडर इस बात से हैरान हो जाता है कि गोचंग ने बस एक पाम अटैक करके ही उनके एल्डर की सबसे शक्तिशाली रोल को ही तोड़ के रख दिया, और उन्हें खुशनसीबी होती है कि उन्होंने गोचंग की साइड चुनी। यायो जल्दी से आगे बढ़ती है और गोचंग को रोक देती है जियान को मारने से, ये कहते हुए कि ये उसकी गलती जरूर है कि उसने यहाँ पे डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव किया है, लेकिन गोचंग क्या उसे एक बार माफ कर सकता है। इसके लिए गोचंग मान जाता है। वहीं पे इंस्पेक्टर को भी समझ में आ चुका था कि वो यहाँ पे गोचंग से बिल्कुल भी जीत नहीं सकता है, इसीलिए वो अभी के लिए यही सोचता है कि उसे पीछे हट जाना चाहिए और गोचंग को और ज्यादा एब्जॉर्ब करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। इसके बाद इंस्पेक्टर वहाँ पे एक लंबा चौड़ा भाषण देता है ये कहते हुए कि उसने जब देखा कि यायो को एक मास्टर मिल गया है तो फिर उसे जलन होने लगी और गलती से उसकी पॉजिटिवनेस एक्टिवेट हो गई, इसीलिए वो यहाँ पे उल्टा सीधा बर्ताव कर रहा है। लेकिन गोचंग का चट्टा खाने के बाद उसके होश ठिकाने आ गए और उसे काफी ज्यादा खुशी है कि यायो उसे अभी तक भूले नहीं है और अब से वो यायो को बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करेगा। वहीं पे गोचंग को भी समझ में आ जाता है कि इंस्पेक्टर यहाँ पे क्या करना चाहता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है ठीक है तुम वैसे भी अभी कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो और मैं तुम्हें वैसे भी अभी कंज्यूम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए नाटक जारी रखो। वहीं पे इंस्पेक्टर यायो से माफी मांगता है तो गोचंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं और ना ही पनिश करूंगा, तुम्हें सबक मिल चुका है, लेकिन तुम जैसे ही इस डिमांड लाइन के अंदर आए तुम यायो को भूल गए और पीछे छोड़ दिया, तुम्हें इस चीज का पछतावा होना चाहिए। इस पे इंस्पेक्टर ग्रीन घोस्ट के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि मैं तो आना चाहता था, साले ये मुझे नहीं आने दे रहे थे। इससे ग्रीन घोस्ट की फट जाती है और वो कहता है फक आई एम डेड। वहीं पे यायो अपने भाई से कहती है कि उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, उसे पहले से ही अंदाजा था कि उसके पास कोई वजह होगी ना वापस आने की। इसमें इंस्पेक्टर भी आगे से कुछ नहीं कहता है। इसके बाद गोचंग यायो से कहता है कि उसकी बात ठीक है और उसके पास सच में कोई जेन्युइन रीजन था, इसलिए तुम उसे माफ कर सकती हो। और यायो गोचंग की बात तुरंत मान जाती है और इंस्पेक्टर को माफ कर देती है। वहीं पे गोचंग के ऐसे बर्ताव से यानी कि समझ जाना वैसा ढीलापन वाला, इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि गोचंग ना तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और वो हल्का सा बेवकूफ भी है कि इस तरह की फालतू की बकवास के ऊपर उसने यकीन कर लिया, लेकिन इसके बावजूद उसे गोचंग से संभल के रहना चाहिए, ऐसा वो सोचता है। इसके बाद जियांग वहाँ पे रिलेशन कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करता है ये कहते हुए कि यायो वेले से यहाँ पे आई है और वो काफी ज्यादा थक चुकी होगी, इसीलिए उसे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए और वो भी थोड़ा सा यायो के साथ समय बिताना चाहता है और उसके साथ बात करना चाहता है। और वो उसे कहता है कि उसके कपड़े काफी ज्यादा पुराने हो गए हैं तो फिर वो उसके लिए नए कपड़े ला देगा। वह पे गोचंग को सब कुछ समझ में आ जाता है कि यहाँ पे इंस्पेक्टर यायो के साथ अपने रिलेशन को ठीक करना चाहता है, लेकिन गोचंग उसे बिल्कुल भी कोई मौका नहीं देगा और वो उससे कहता है कि तुम्हें कपड़ों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वैसे भी ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं है। जिससे इंस्पेक्टर को समझ में आ जाता है कि गोचंग भले ही यहाँ पे नॉर्मल बात कर रहा है और उसकी मदद कर रहा है मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, लेकिन वो उसे एक भी मौका नहीं दे रहा है अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। और गोचंग उसे कहता है कि उसे यायो के कपड़े के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब अपर वर्ल्ड के अंदर गोचंग अपनी वाइफ से मिलेगा तब उसकी वाइफ यायो के लिए सेलेस्टियल ड्रेस बना देगी, जिसपे यायो गोचंग से पूछती है तुम्हारी बीवी भी है क्या? गोचंग कहता है हाँ भाई कुआरा थोड़े हूँ, एक्सप्लेनर्स और वीवर की तरह। खैर इसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं और उसके सर्वेंट अभी भी गोचंग की असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं लगा पाए थे। उन्हें बस इतना ही पता चला कि जो भी नीचे आया है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और जियानलो डिवाइन लैंड के अंदर एकदम तबाही मचाए हुए है। जिसमें मिंग उसे कहती है कि उसके ऊपर नजर बनाए रखो और उसे कभी भी हमारे प्लान को बर्बाद करने मत देना। इसके बाद सीन कट होकर सीधा इंस्पेक्टर के ऊपर आ जाता है जहाँ पे असली वाला जियांग अभी भी
इंसेक्टर से चिल्ला के कह रहा था कि साले तूने यायो को अच्छे से ट्रीट नहीं किया और जब तू पील दिया गया तो यहाँ पे आके कल्टीवेट कर रहा है, मेरी बॉडी मुझे दे दे। हालांकि इंसेक्टर उसे कहता है भग, मैं नहीं दे रहा बॉडी। वहीं पे वो इंसेक्टर से चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तुम्हारी वजह से यायो अब मेरे ऊपर विश्वास करना छोड़ देगी, मुझे मेरी बॉडी वापस करो। जिसपे इंसेक्टर उसे दोबारा कहता है भग और कहता है कि यायो को पक्का उस पर्सन के करीब नहीं रहना चाहिए, मुझे कैसे भी करके उसे अपने अंदर विश्वास दिलाना ही पड़ेगा। और अब यहाँ पे इंसेक्टर अपने असली रंग दिखाता है, ये कहते हुए कि कुछ बड़ा होने वाला है, मुझे सच में कुछ ऐसा चाहिए जिसे मैं अपने सभी फ्रेगमेंट को अपने साथ जोड़ सकूं। जिसके बाद वो जियांग की स्पिरिट को पकड़ता है और उसे कहता है कि यहाँ पे काफी सारी चेंज हो चुकी हैं, अब यहाँ पे तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं बचती है, तुम और मैं एक साथ नहीं रह सकते हैं, अब तुम्हें पीसफुली यहाँ से चले जाना चाहिए। वहीं पे जियांग उसे कहता है कि साले तूने मुझसे कहा था कि तू मुझे कुछ भी नहीं करेगा, मुझे को छोड़ दे, अपन मर नहीं सकता है, मुझे कैसे भी करके अपनी बहन को बचाना है। जिसपे इंसेक्टर कत्ल करते हुए भी मेन कैरेक्टर वाली लाइन मारता है, तुम्हारी बहन हो या फिर ग्रानी, मैं उन दोनों का ख्याल अच्छे से रखूंगा क्योंकि मैं असल में जियांग यांग तो हूँ ही। और इसके बाद वो जियांग की एनर्जी या फिर स्पिरिट जो भी हो साला उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं पे ज़ाओई को घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ चल क्या रहा है। अभी कुछ देर पहले ये भीगी बिल्ली बन रहा था, अब यहाँ पे इंटेंस ऑरा रिलीज कर रहा है। वहीं पे हम लोग इंसेक्टर को देखते हैं जो कि अब पूरी तरीके से रिकार्नेटेड हो चुका था और रिकार्नेशन मार्क भी कंप्लीट हो चुका था और अब इसके पास थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी आ चुकी थी और अब से हम इसे जियांग ही कहेंगे। इंसेक्टर चिल्लाते हुए कह रहा हूँ तो परेशानी हो रही है। वहीं पे हम लोग गुचेंग को देखते हैं जो कि दूर से ये सब कुछ देख रहा था और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन उसे इंसेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा हंसी आती है कि वो बस इस बात से चिढ़ गया क्योंकि गुचेंग ने सबके सामने उसे एक थप्पड़ मार दिया। वहीं पे गुचेंग ग्रीन घोस्ट के साथ था जहाँ पे ग्रीन घोस्ट ने जियान यांग के बारे में जो भी सारी जानकारी थी वो गुचेंग को बता दी थी। वहीं पे गुचेंग हमें थोड़ी बहुत जानकारी देता है जो कि मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन तुम समझ लो हर एक रिकार्नेशन जो भी होता है उनके पास एक डिसेंट गोल होता है या फिर पर्पस होता है, इसलिए आगे जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ पहले से ही तैयार होगा, जैसे कि डिवाइन रोड बनाना, हेवंस को हराना, डिवाइन बर्नर बॉडी को पाना और ये सभी चीजें गुचेंग से काफी ज्यादा दूर हैं। यहाँ तक कि ह्यूमैनिटी इंसेक्टर का जो रिकार्नेशन हुआ है वो भी टियानचेंग रियलम के अंदर अजीब ही माना जाएगा, इसलिए ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर के जो रिकार्नेशन होने के तरीके हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल से काफी ज्यादा अलग हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर तुम ओरिजिनल टियानचेन रियलम्स के चूजन वन नहीं हो, शायद यहाँ पे एक और बकरा आने वाला है। इसके बाद हम लोग यायो और ग्रैनी को देखते हैं जहाँ पे यायो ग्रैनी से पूछती है कि भाई कुछ ज्यादा ही बदल गया है। अब इसके बाद हम लोग गुचेंग को उसके इनर वर्ल्ड के अंदर दोबारा देखते हैं जहाँ पे उसने चूचू को उल्टा बांध रखा था और पीछे से उसकी कमर को ताड़ रहा था। वहीं पे चूचू उसे कहती है कि साला तुम कब तक इसी तरीके की रणनीति मेरे खिलाफ इस्तेमाल करते रहोगे, तुम किसी ठरकी से कम नहीं हो। इस पे गुचेंग उसे कहता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मुझे इन्फॉर्मेशन बता दो, मैं चुपचाप चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें तो शौक चढ़ा है इन्फॉर्मेशन दबा के बैठने का, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें इन सभी कांडों के अंदर मजा आ रहा है। वहीं पे चूचू गुचेंग से कहती है कि अगर वो एक बार यहाँ से बाहर निकल गई तो वो उसकी आइडेंटिटी को हर किसी के सामने एक्सपोज कर देगी, इसके बाद मिंग के सामने उसकी घंघोर बेइज्जती हो जाएगी, जिसके बाद वो देखेगी कि वो कैसे सेलेस्टियल वो सुवांग को और डायनेस्टी को इन सभी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करेगा। जिसपे गुचेंग उसे कहता है कि तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें संभाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए अगर तुमने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो फिर तुम शांति से इस जगह को कभी भी छोड़ नहीं पाओगी। जिसके बाद वो चूचू को दोबारा टॉर्चर करते हुए कहता है कि चलो मुझे बताओ ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर का ग्रेटेस्ट ट्रम्प कार्ड कौन सा है। तुम भाई चूचू की गालियां देखो, तुम घटिया ठरकी, तुम घटिया कमीने, तुम हरामी, तुम बेशरम, लेकिन वो आगे कुछ कह पाती कि उससे पहले ही गुचेंग उसके शरीर के ऊपर लगे हुए आखिरी कपड़े को भी नीचे खींचने लगता है। तो फिर चूचू की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो गुचेंग को सब कुछ बताने के लिए रेडी हो जाती है। चूचू से गुचेंग को ये बात पता चलती है कि ह्यूमैनिटी का जो इंसेक्टर है वो अपनी हर एक रिकार्नेशन लाइफ को अपनी रिकार्नेशन मार्क की मदद से एब्जॉर्ब करना चाहता है, यानी कि उसने कई बार अपनी रिकार्नेशन सर्कल को चलाया होगा और उसकी बॉडी अलग अलग या फिर स्पिरिट अलग अलग हिस्सों में बट गई होगी, इसीलिए वो हर बार रिकार्नेट होता है ताकि वो उनकी स्पिरिट या जो कुछ भी हो उसे एब्जॉर्ब कर सके और अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा सके। इसीलिए चूचू गुचेंग से कहती है कि तुम कभी भी उसे हरा नहीं पाओगे, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, लेकिन गुचेंग को ऐसा कुछ भी नहीं लगता है क्योंकि उसके प्लान बहुत ज्यादा सटीक थे। जिसके बाद वो जाते हुए चूचू को शुक्रिया कहता है जानकारी लिए और उसे कहता है कि अब उसे कुछ तैयारी करनी है। वहीं पे गुचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये औरत पूरी तरीके से बेवकूफ है, क्या इसे सच में इस हद तक पट्टी पढ़ा दी गई है कि इसे सच में लगता है कि ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर बहुत ज्यादा दयालु और अच्छा होता है। अगर वो इतना ही ज्यादा दयालु और अच्छा है तो फिर वो हर बार स्पेशली एक ऐसी सेंट को क्यों चुनता है जो उसे सर्व कर सके। और इसके ट्रांसलेटर ने मेरा दिल जीत लिया है, उसने बात को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये बताते हुए कि ह्यूमैनिटी का इंसेक्टर एक फीमेल सेंट को इसलिए चुनता है क्योंकि एक तो वो उनके साथ डुअल कल्टीवेशन कर लेता है और साथ ही में तुमने देखा ही होगा चूचू और वैंग को इस हद तक मजबूर किया जा रहा था कि वो अपनी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा हाई रखें। और जैसा कि तुम्हें पता है कि डुअल कल्टीवेशन से जो कि एक तरह से मचाना ही है, उसे कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इसमें एक अजीब तरह का केस होता है। डुअल कल्टीवेशन भी अलग अलग टाइप की होती है, एक तो ये होता है जिसमें दोनों पार्टीज को पूरा फायदा मिलता है और उनकी कल्टीवेशन मिलती है, और एक तरह का कल्टीवेशन होता है जिसको कॉल्ड्रन कहा जाता है, जैसे कि फर्नेस की तरह इस्तेमाल करना। इसमें बेसिकली सामने वाले पर्सन की एनर्जी
उसकी पूरी तरीके से चूस ली जाती है और इवेंचुअली वो मारा जाता है। और ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर सेंट चूचू या फिर वैंग के साथ यही चीज करने वाला था, इसलिए इनडायरेक्टली गोचेंग का अंदाजा बिल्कुल सही है और इन सभी चीजों का क्रेडिट ट्रांसलेटर को जाता है। थैंक यू। खैर अब इसके बाद गोचेंग यायो और ग्रैनी के पास आता है, जो कि उनसे ये कहना चाहता है कि उसका भाई यहाँ पे कई सालों तक कोली यानी कि कोयला खोदने वाला था, जिसपे ग्रैनी आगे से कहते हैं कि वो जगह के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी होती है जिससे कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, और खासकर जियांग जैसी बॉडी जो कि बहुत ज्यादा कमजोर थी वो तो बिल्कुल भी उसके साथ टिक नहीं पाएगी। इस पे गोचेंग बताता है कि हाँ, वहाँ की डार्क एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक है, कई सारे लोग उससे बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और मारे जाते हैं। जिसपे ग्रैनी आगे बात को कहती है कि अगर जियांग जिंदा है तो फिर यहाँ पे एक ही चीज हो सकती है कि उसकी बॉडी को किसी और ने चुरा लिया है। जिसपे यायो आगे उन दोनों से पूछती है कि क्या ये मतलब है कि मेरा भाई अब वो भाई नहीं रहा जिसको मैं जानती हूँ, जो पर्सन उस बॉडी के अंदर है क्या वो मेरा भाई नहीं है, और जो हमने सुबह अपने भाई को देखा था क्या वो भाई नहीं था। जिसपे गोचेंग यायो को सहलाते हुए कहता है कि अभी आंसू ना बहाओ यार, तुम तो साला नोबिता हो रखी हो, हर एक बात पे आंसू बहाने लगती हो। अभी तक हमें नहीं पता है कि वो चीज हुई है या नहीं, हमने ना ही कंफर्म किया है, इसलिए डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर मत कूद पड़ो। हाँ बस अपने भाई के जब भी आसपास रहो तो काफी ज्यादा सावधान रहना, पता नहीं कब वो क्या कर बैठे। जिसके बाद वो उसे एक जेड पेंडेंट भी देता है और जब भी वो उसे तोड़ देगी गोचेंग तुरंत उसकी मदद करने के लिए आ जाएगा। वहीं पे सिस्टम गोचेंग को धड़ाधड़ पॉइंट देता है उसकी बहन को अपने भाई के खिलाफ भड़काने और उसके ऊपर शक करवाने के लिए। अब इसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं और उसका सर्वेंट आगे उसे बताता है कि उन लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पे ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर कौन है, और वो उसे जियान के बारे में आगे बताता है। इस पे मिंग को पता चलता है कि उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं उड़ रही थी क्योंकि वो एक ऐसी बॉडी के अंदर पैदा हुआ था जो कि बहुत ज्यादा श्रापित थी, लेकिन अब मिंग ने सक्सेसफुली ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर को ढूंढ लिया है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे मिंग का अगला कदम एकदम आसानी से बताता हूँ। मिंग को ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर जियानलुन लैंड के अंदर है तो फिर वहाँ पे कुछ ऐसा होगा जो उसे पावर या फिर कोई अपॉर्चुनिटी देगा, और अगर मिंग वहाँ पे जाके उसके साथ लड़ती है तो फिर उसके जीतने के चांस कम है और शायद वो मारी भी जा सकती है। इसीलिए मिंग सबसे पहले ये सोचती है कि वो बिल्कुल ऐसा दिखाएगी कि वो यहाँ पे लोअर रियलम के अंदर आएगी और उसके लिए कुछ ऐसा काम करेगी जिससे ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर को ऐसा लगेगा कि मिंग उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। और जब वो दोनों हल्का बहुत थोड़ा सा करीब आ जाएंगे और मिंग को जैसा ही मौका मिलेगा तो फिर वो उसे मार देगी, और अगर डिवाइन इमोर्टल उसे हल्का भी परेशान करता है यानी कि गोचेंग तो वो उसको पहले मारेगी। फिर इसके बाद हम लोग इंसेक्टर जियांग को देखते हैं और वो अपनी बहन को मार्केट के अंदर लेके आया था जहाँ पे उससे कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम लो, पैसा तेरा भाई देगा। वहीं पे जियांग की नजर उस पेंडेंट के ऊपर पड़ती है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि गोचेंग ने यायो को ये इसलिए दिया है ताकि जियांग उसे चोट ना पहुंचा पाए। इस पे जियांग आगे से कहता है कि मैं इतना फुद्दू थोड़ी ना हूँ जो खुलेआम उसके साथ कुछ करूंगा। फिर इसके बाद जियांग यायो के लिए लॉलीपॉप बाकी सभी चीजें लेके आता है और उसे कहता है कि वो ये सब कुछ खा सकती है। हालांकि यायो थकी हुई थी और वो घर वापस जाना चाहती थी। इस पे जियांग पहले तो हैरान होता है लेकिन बाद में उसकी बात मान के दोनों घर वापस जाने लगते हैं। इसके बाद यायो वहाँ पे जियांग से अपने बारे में पूछने लगती है कि उसने बताया था कि उसने यहाँ पे कई सारी परेशानियां सही हैं। जिस पे जियांग कहता है कि उसने कई सारी परेशानियां सही हैं और उसी ने तो ये कहा था कि उसे जियांग के ऊपर भरोसा है। जिसपे यायो उसे कहती है कि तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो कि सभी लोगों के मर जाने के बावजूद भी तुम जिंदा बच निकले। जहाँ पे सभी लोग कोयला खोदते हैं वहाँ पे असल में ड्रैगन वेन है और वो सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन तुम कैसे जिंदा बच निकले। अब इसके बाद जियांग यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो यायो से कह ही देता है कि ये बात जरूर उसके मास्टर ने उसे कही हो, लेकिन उसे अपने मास्टर के ज्यादा करीब नहीं होना चाहिए। वो अपर रियलम से आया है जिसके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज सब कुछ है, और वो यहाँ पे जहाँ पे टाइसन रियलम के अंदर सभी लोगों को छोड़ के उसने तुम्हें ही क्यों चुना जबकि तुम कल्टीवेट भी नहीं कर सकती हो, लेकिन इसके बावजूद वो तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट करता है। क्या ये बात अजीब नहीं है? उसका क्या इरादा हो सकता है तुम्हें इस तरीके से नाइस ट्रीट करने से? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव इसलिए करता है क्योंकि तुम प्यारी हो, सुंदर हो और क्यूट हो, तो ये बात तुम्हारा सिर्फ भ्रम है। इस दुनिया के अंदर कोई भी किसी को अच्छे तरीके से ट्रीट इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो उन्हें पसंद करता है, बल्कि वो उनसे कुछ चाहता है। और अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर तुम खुद ग्रैनी से पूछ सकती हो कि मैं सही हूँ या नहीं। अब इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोचेंग ने यायो को दवा की मेडिसिन पिलाई थी, यहाँ तक कि वो इस तरीके से हिचकी ले रहे थे जैसे कि उसने दवा की बियर पी ली हो, और वो गोचेंग से कहती है कि अब वो बिल्कुल भी नहीं पी सकती है। इसके बाद वो दोबारा गोचेंग से माफी मांगती है कि उसने दोबारा इतने सारे डिवाइन एल्जियर्स को वेस्ट कर दिया और इसके बावजूद वो कल्टीवेट करने के लायक नहीं हुई। वहीं पे ग्रैनी के तो आंसू निकल चुके थे क्योंकि इतने सारे एल्जियर अगर किसी एक्सपर्ट को दिए जाते तो भी वो काफी ज्यादा रियलम पे पहुंच जाता। और यायो गोचेंग से पूछते हैं कि गोचेंग अब उसे छोड़ने वाला है। वहीं पे गोचेंग यायो से कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, अगर तुम कल्टीवेट नहीं कर पाती हो तुम्हें बस मेरी साइड पे रह के मेरी कमर और बैक दबानी है बस, सॉरी कंधे भी। और रही बात तो एल्जियर्स की, अगर तुम उन्हें डेली अपने मील की तरह यानी कि खाने की तरह इस्तेमाल करती हो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम मेरी डिसाइपल हो। वह भी जियांग यायो से कहता है कि उसने कई सारे ऐसे एशियन टेक्स्ट पढ़े हैं। जिसके बाद वो यायो से कहता है कि तुम्हारा मास्टर शायद कोई ऐसा कमीना इंसान हो सकता है जो कि ऐसा चेहरा दिखाता है कि वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, और वो शायद यहाँ पे ऐसे इंसानों को ढूंढ रहा होगा जिनको वो लोअर रियलम के अंदर इंग्रेडिएंट्स के लिए टेस्ट कर सके, और शायद से उसने तुम्हें चुन लिया है। और वो चुने गए हुए इंसान से ऐसा कहेगा कि वो
उसे अपर रियलम के अंदर लेके जाएगा और उसका काफी अच्छे से ख्याल रखेगा। लेकिन जियांग की आंखों की नजरों में गुचेंग वहाँ पे यायो का या तो उसे एल्जियर की तरह इस्तेमाल करेगा, यानी कि ह्यूमन बॉडी को एल्केमी के अंदर खूंस देना और उसे एल्जियर बनाना, या फिर वो उसे ह्यूमन कॉल्ट्रॉन की तरह इस्तेमाल करेगा। और ये जो ह्यूमन कॉल्ट्रॉन नाम का चेंज होता है, ये AKA डुअल कल्टीवेशन और एल्केमी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब पता नहीं लोलो के अंदर अचानक से गुचेंग को लेके बहुत ज्यादा इमोशन जाग जाते हैं और वो उसके अंदर से पावर रिलीज होने लगती है और वो जियांग से कहता है कि उसके मास्टर बहुत ज्यादा कमाल के हैं, वो इतने सारे एल्जियर उसके लिए लेके आते हैं कि वो उसे खा भी नहीं पाती है। और अगर गुचेंग को सच में उसे एल्जियर या फिर कॉल्ड्रन बनाना ही होता तो वो उसके ऊपर इतने ज्यादा एल्जियर कभी भी वेस्ट ना करता। और वो जियांग से कहती है कि उसके मास्टर के ऊपर लगाए हुए इल्जाम को वापस लो, वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। लोली गेट्स फायर अप, नाइस। इससे मुझे वो आने वाला मीम याद आ गया जहाँ पे वो तोजे के सामने खड़ी रहती है और उसे कहती है डोमेन एक्सपेंशन। खैर अब इसके बाद हम लोग गुचेंग को देखते हैं जो कि अलग ही तबाही मचाया जा रहा था और वो किसी ऐसी जगह पे जा रहा था जहाँ पे उसे कुछ रिसोर्स मिलना था। और हमें पता चलता है कि ये जगह जियान लुन लैंड है जिसको इंसेक्टर ने काफी टाइम पहले ही सील कर दिया था। और यही जियांग का वो ट्रम्प कार्ड था जिसके बारे में गुचेंग को चूचू के बारे में पता चला था। और गुचेंग कहता है कि जब वो थोड़ी सी मटर गश्ती कर रहा है तो फिर मैं उसकी चीज के ऊपर हाथ साफ कर लेता हूँ। इसमें उसी की गलती है कि वो अपनी चीजों को ध्यान नहीं रखता है। इसके बाद गुचेंग उस जगह के अंदर जाता है तो फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा कमाल के रिसोर्स थे और इन्हें टियानचर रियलम के अंदर इस तरीके से ढकाए गए थे कि कोई भी इन्हें ढूंढ ना पाए। और ह्यूमैनिटी के इंसेक्टर ने सच में बहुत ज्यादा मेहनत की थी ताकि वो सेफुली यहाँ पे रिकार्नेट हो सके। लेकिन ये दुख की बात है कि उसने जो इतनी सारी तैयारी की इसका फायदा उसे घंटा नहीं मिलने वाला है और गुचेंग इन सभी को खुद के लिए रखने वाला है। खैर जब गुचेंग अपने इस काम को अंजाम दे ही रहा था उसी वक्त वहाँ पर से इंसेक्टर की एनर्जी या फिर स्पिरिट जो भी हो साला वो बाहर निकल आती है और वो गुचेंग को पकड़ के उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आके ये काम करने की। हालांकि गुचेंग उससे कहता है कि चिंता नहीं करो, अगला नंबर तुम्हारा ही है। उसी टाइम में इंसेक्टर की नजर दोस्त ट्रेजर बॉटल के ऊपर पड़ती है, वही बाटली जिसकी मदद से गुचेंग हर एक स्पिरिट की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद वो गुचेंग के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं पता है, तुम्हें क्या लगता है कि बस तुम एक दोस्त ट्रेजर बॉटल के साथ कुछ उखाड़ सकते हो। लेकिन उसी टाइम में गुचेंग अपना ब्रह्मास्त्र बोले तो हेलबर्ट को बाहर निकालता है और कहता है कि नहीं, अपन पूरी तैयारी के साथ आया है। वहीं पे हेलबर्ट के अंदर से निकलती हुई एनर्जी से उन्हें समझ में आ जाता है कि गुचेंग डिमोनिक सक्सेसर है। गुचेंग उसे कहता है सही जवाब, तुम्हें मिलते हैं 20 करोड़। खैर इसके बाद गुचेंग इंसेक्टर को एब्जॉर्ब करने लगता है तो वो आगे से माय लॉर्ड ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर को चिल्लाते हैं, लेकिन गुचेंग उनकी एनर्जी को एक ही झटके में एब्जॉर्ब कर जाता है और उससे कहता है कि चिंता न करो, तुम्हारे ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर का पहला नंबर था लेकिन तुम पहले आ गए इसलिए अब उसका दूसरा हो गया है। खैर गुचेंग इसी बारे में सोच रहा था कि इसकी ओरिजिन कुछ ज्यादा ही कमाल की है, बहुत ज्यादा शुद्ध। वहीं पे अगर ये इसकी ओरिजिनल बॉडी होती तो फिर लड़ने में थोड़ी तकलीफ हो सकती थी। खैर उसी टाइम पे गुचेंग को पता चलता है कि उसने जो पेंडेंट यायो को दिया था वो चमकने लगा है। वहीं पे हम लोग यायो को देखते हैं जो कि फुल पावर मोड में चल रही थी। वहीं पे जियांग को भी समझ में आ जाता है कि इसने अपनी पावर को अवेकन कर लिया है और जब जाओवी यायो को रोकने के लिए आगे बढ़ती है तो फिर यायो सिर्फ उसकी तरफ देखती है और उसके देखने मात्र से ही उसकी जो अटैक या फिर स्पिरिट जो भी हो वो उसे काफी ज्यादा घायल कर देती है। वहीं पे जियांग ने भी आज तक इस तरह के अटैक को नहीं देखा था। जिसके बाद याओ अपने हाथ को आगे करती है और अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगती है जियांग के ऊपर हमला करने के लिए। वहीं पे जियांग वहाँ पे विक्टिम कार्ड खेलने लगता है ये कहते हुए कि मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, क्या तुम भूल गए कि हम बचपन में एक साथ जंगल जाया करते थे मेडिसिन और मछलियाँ पकड़ने के लिए। अब इस बात से यायो थोड़ा सा अटक जाती है और कुछ टाइम के लिए उसका ध्यान भटक जाता है तो फिर जियांग तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था ताकि वो उसे कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर सके। लेकिन वो जैसे ही यायो के करीब पहुंचता है तो फिर गुचेंग वहाँ पे वॉइड की मदद से टेलीपोर्ट होता है और दोबारा जियांग के चेहरे के ऊपर उल्टे हाथ का तमाचा मारता है जिससे वो उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। इसके बाद वो यायो को पकड़ता है और उसे पूछता है तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से आन्या कैसे बन गई, हर तरफ हर किसी को धमकी देते फिर रही हो। वहीं पे ग्रैनी भी यही कहती है कि उन्होंने आज से पहले यायो को इस तरह से रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। इसके बाद गुचेंग जियांग से पूछता है क्या तुमने कुछ मेरे डिसाइपल के साथ किया, जिसपे जियांग कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और अगर उसे यकीन नहीं है तो फिर यहाँ पे हर किसी ने सब कुछ देखा है। वहीं पे जियांग को समझ में आ जाता है कि इतना सब होने के बावजूद गुचेंग और उसके बीच में जो ताकत का फासला है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर इसके बाद गुचेंग वहाँ से तुरंत खिसक लेता है ये कहते हुए कि अगर तुमने झूठ बोला तो फिर इस बार मुझको तुम्हें मारने से यायो भी नहीं रोक पाएगी। वहीं पे जियांग को जल्दी समझ में आ जाता है कि अब उसे गुचेंग को मारना ही पड़ेगा और उसने जो भी तैयारियां की हैं उन्हें जल्दी से खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो गुचेंग उसके लिए गले की हड्डी बन सकता है। वहीं पे गुचेंग को भर भर के पॉइंट मिलते हैं सन ऑफ हेवंस फॉर्चून को पूरी तरीके से बेइज्जत और हैरान करने के लिए। वहीं पे गुचेंग को भी समझ में आ जाता है कि अगर इसी तरीके से रिवॉर्ड मिलते रहे तो फिर उसे जो कल्टीवेशन के लिए सोर्स चाहिए वो बहुत जल्द ही पूरे हो जाएंगे। वहीं पे हम लोग जाओई को देखते हैं जो कि जियांग के लिए एक लेटर लेकर आती है जो कि किसी फॉरेस्ट ऑफ द फुट माउंटेन की तरफ से था और जाओई से यही कहा गया था सिर्फ जियान ही इसे पढ़ सकता है और कोई भी नहीं। वहीं पे जियान जैसे ही उस लेटर को देखता है तो फिर उसे पता चल जाता है कि ये लेटर अपर रियलम के किसी कल्टीवेटर ने लिखा है जो उसकी आइडेंटिटी के बारे में जानता है। वहीं पे जियांग को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि साला अपर रियलम का कल्टीवेटर यहाँ पे
पे क्या कर रहा है, और ऊपर से पता नहीं एंसेस्ट्रल ह्यूमैनिटी पैलेस के लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, उल्टा सीधी हरकतें कर रहे हैं। और वो अभी के लिए इस लेटर और बाकी सभी चीजों को इग्नोर करता है और सिर्फ गोचंग से निपटने के बारे में सोचता है। जिसके बाद वो जाओई से कहता है कि मेरा एक काम है जो तुम ही कर सकती हो, जिसके लिए जाओई मान जाती है। जिसके बाद हम लोग गोचंग को देखते हैं और उसके पास जाओई आती है और जियांग ने जो पट्टी इसे पढ़ाई है अब वो गोचंग को पढ़ाने वाली है। जाओई गोचंग को सेकंड लाइन के डिसाइपल की एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए थे कि वहाँ पे एक डिवाइन असैसन नाम की चीज हुई है जो कि अजुरे लोटस सिलहोयटे है बर्स्टिंग फ्रॉम द शैडो। और ये वही जगह है जहाँ पे मिंग ने भी नजर गड़ाई हुई है और ये बहुत ज्यादा कमाल का ट्रेजर है, इसलिए वो यहाँ पे आके गोचंग को इस बारे में बता रही है। गोचंग पूछता है इतनी मेहरबानी क्यों, तो जाओई आगे से कहती है कि गोचंग काफी ज्यादा कमाल का कल्टीवेटर है और यहाँ के नीचे के कल्टीवेटर के पास वो चीज नहीं होगी जो गोचंग के पास है, इसीलिए वो गोचंग को ये जानकारी दे रही है। शायद से गोचंग इसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो फिर गोचंग इस चीज के लिए मान जाता है और उससे कहता है शुक्रिया। वहीं पे गोचंग को सब कुछ पता था कि ये पट्टी जियांग के द्वारा पढ़ाई गई है। वहीं पे वो अपने मन के अंदर सोचता है कि तुम इसकी मदद से साला बस यही मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो, एक अजूरे लोटस बस और कुछ भी नहीं। वहीं पे गोचंग को काफी अंदाजा अच्छे से लग गया था कि जियांग ने गोचंग को ये लालच ऐसे ही नहीं दिया है कि वो अपना सबसे बेहतरीन ट्रेजर जियांग के सामने कर दे। उसने पक्का उस पुल के अंदर कई सारे ट्रैप्स लगाए होंगे। वहीं पे जियांग ने ये इन्फॉर्मेशन गोचंग के सामने ऐसे ही नहीं रख दी थी कि ये लो बेसन का लड्डू ठूस लो। उसे अच्छे से पता था कि अजूरे लोटस ऑफ रीबर्थ को पाने के लिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है और कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर चाहे वो अपर रियलम का हो आसानी के साथ तो उसे नहीं पा सकता है, यानी कि जान जाने का खतरा बना हुआ है। और भले ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा नकली क्यों ना हो, लेकिन गोचंग जैसे लोग पक्का इसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे और ये दोनों एक साथ अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन जो कुछ भी हो बस तुम मुझे निराश मत करना। गोचंग को चाहिए कि वहाँ पे बड़ा ट्रैप होना चाहिए। वहीं पे जियांग सोच रहा था कि गोचंग आसानी के साथ न मारा जाए। अब इसके बाद हम लोग गोचंग को देखते हैं जो कि अजूरे लोटस की तरफ जाने वाला था, लेकिन याओ गोचंग को रोकने लगती है ये कहते हुए कि तुम मुझे क्या छोड़ के जा रहे हो। गोचंग उसे समझाता है कि वो उसके जैसे प्यारी और समझदार लड़की को नहीं छोड़ के जाएगा, वो उसे अपने साथ सिर्फ इसलिए नहीं लेके जा रहा है क्योंकि उसकी जर्नी थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है और वो उसे खतरे में नहीं डालना चाहता है। जिसपे याओ आगे से कहती है कि मेरे अंदर तो मिस्टीरियस एनर्जी है तो फिर मैं तुम्हें बचा सकती हूँ पक्का, लेकिन गोचंग उसे इसके बावजूद मना कर देता है ये कहते हुए कि तुम्हारे अंदर मिस्टीरियस एनर्जी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे बचाने में मदद करोगी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर तुम बुरी लड़की बन रही हो। तो फिर याओ आगे से कहती है लेकिन आप भी तो उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है, कि ये सच में ब्रदर जियांग के साथ निपटा हुआ है। जिसपे गोचंग आगे से कोई भी जवाब नहीं देता है और उसे कहता है कि जो बंदा अभी उसकी भाई की बॉडी के अंदर है वो उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। वहीं पे गोचंग जाते हुए कहता है कि अगर वो जर्नी से वापस नहीं आता है, लेकिन बाद में इस बात को काटते हुए कहता है कि उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो पक्का उसके पास वापस जरूर आएगा। जिसके बाद बेचारी याओ रोने लगती है। वहीं पे ग्रानी उसे समझाती है कि गोचंग ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो उसे खतरे में नहीं डालना चाहता है। वहीं पे हम लोग जियान को देखते हैं जो कि गोचंग को दागते हुए देख के हंसता है और कहता है कि तुम भी लालच के चक्कर में रुक नहीं पाए, वैसे भी तुम मेरे ट्रैप के अंदर फंसने ही वाले हो और मैंने खुद ही वो ट्रैप बनाया है जिसका मकसद एक ही था कि अजूरे लोटस को एकदम कुजीर तरीके से बचाना, यहाँ तक कि सेक्रेट इलम का एक्सपर्ट भी उसके अंदर घुस जाए तो फिर मरने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वहीं पे जाओई को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है और वो बस यही दुआ करती है कि सब कुछ ठीक ठाक चला जाए, नहीं तो पूरा का पूरा जियान लुन डिवाइन लैंड बर्बाद हो सकता है। वहीं पे हम लोग गोचंग को देखते हैं जिसे सब कुछ पता था कि यहाँ पे चल क्या रहा है। खैर इसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं और जो लेटर जियांग के पास आया था अपर कल्टीवेटर की तरफ से वो उसी ने भिजवाया था। अब इसे पता चल जाता है कि लेटर वाला प्लान तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और जो भी तैयारी की गई थी उसके भी पूरी तरीके से एल लग चुके हैं और उसे समझ में आ जाता है कि अगर वो यहाँ पे दोबारा कोई लेटर लिखती है तो फिर मुसीबत और ही बढ़ेगी। जिसके बाद वो इस तरीके से सोचने लगती है कि अगर गोचंग उसके जगह पे होता तो वो बिल्कुल भी इस तरह का काम नहीं करता और अगर जियांग उसके जाल के अंदर नहीं फंसता है तो फिर उसके पास यहाँ पे बस एक ही चॉइस बचेगी कि वो पूरे के पूरे जियान लुन डिवाइन लैंड को डिस्ट्रॉय कर दे। इसके बाद वो दोबारा सोचती है कि अगर गोचंग मेरी जगह पे होता तो फिर वो क्या करता। वहीं पे हम लोग गोचंग को देखते हैं जो कि इन सभी चीजों को काफी दूर से देख रहा था और वो अपने मन के अंदर सोचता है बेवकूफ औरत, तुम्हें क्या लगता है कि जियांग को मारना इतना ज्यादा आसान है? लोअर रियलम में काफी जल्दी से आ गई बिना किसी प्रॉपर प्लान और बिना किसी तैयारी के, शायद से मुझे तुम्हारी मदद कर देनी चाहिए। इसके बाद गोचंग दोबारा अपने इनर वर्ल्ड के अंदर जाता है जहाँ पे चोचो उसे जैसे ही देखती है तो वो अपना बदन ढक लेती है और उसे पूछती है दोबारा क्या लेने के लिए आए हो। इस पे गोचंग उसे कहता है इससे तुम्हारा क्या लेना देना, साला ये मेरा इनर वर्ल्ड है, मैं जब चाहे तब अंदर आऊंगा बाहर जाऊंगा, तुम्हें इसे क्या। और ऊपर से मैं बता दूं कि अभी तुम मेरे कब्जे में हो, तुम्हें अपना एटीट्यूड देखना चाहिए। वहीं पे चोचो मुंह बंद होने के बावजूद गोचंग से कहती है साले मैं तुझे मार दूंगी, एक बार तू बाहर तो मिल। खैर गोचंग उसे अपनी कुर्सी से उठा के साइड में फेंक देता है और वहीं पे सामने चाय लाता है और उसे कहता है कि चाय बनाओ, अभी अपन अच्छे मूड में है और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भी जाने दूंगा। वहीं पे चोचो का सेंट वाला दिमाग अभी तक नहीं गया था और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर ये मुझे बाहर जाने देगा तो अभी भी मेरे पास मौका है। गोचंग उसे कहता है चाय बनाओ चाय। वहीं पे चोचो चाय बनाना शुरू करती है तो गोचंग उससे कहता है कि ये बड़े सम्मान की बात है
है कि सेंट चूचू के हाथों से चाय पीने का मौका मिल रहा है। वहीं पे चूचू उसे कहती है कि अपने शब्दों से मुकरना नहीं। गोचेंग उसे कहता है जाने दूंगा भाई। वहीं पे चूचू के चाय बनाने का लहजा था वो काफी ज्यादा खराब था, या फिर उसे चाय बनाना ही नहीं आता था। इसीलिए गोचेंग उसे ताना मारते हुए कहता है कि ये जो पत्तियां है ना, ये 8000 साल पुरानी है और इनकी जो पत्तियां हैं ये स्प्रिंग वाटर से आई हैं, द स्पेलिंग हार्ट। और तुमने जो वाहियात चाय बनाई है इससे मेरी ये सभी चीजें वेस्ट हो रही हैं। भाई तुम लोग खुद देखो यार, आधी पत्ती तो बाहर ही लटक रही है, कहाँ से वो फूल पाएंगी। वहीं पे चूचू गोचेंग से कहती है कि अगर तुम्हारा मकसद मुझे बेइज्जत करना है तो वो तुम पहले ही कर चुके हो। इस पे गोचेंग आगे से कहता है कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, मैं तो यहाँ पे इसलिए आता हूँ ताकि मैं तुम्हें कंपनी दे सकूं, और वैसे भी इस इनर वर्ल्ड के अंदर बिल्डिंगों और पहाड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है, ताकि तुम लोनली ना हो। इस पे चूचू आगे से कहती है कि इस तरह से दिखावा ना करो, तुम्हारे अंदर कोई भी इंसानियत नहीं बची है। गोचेंग उससे पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे अंदर कोई भी इंसानियत नहीं बची है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हारी गर्दन उन लोगों के हवाले नहीं की जो तुम्हें मारना चाहते हैं, तो फिर मैं इससे कोई इंसान नहीं रहा। इस पे चूचू कहती है कि इस बहाने से ये सच नहीं बदल जाएगा कि तुमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई है। जिस पे गोचेंग आगे से कहता है कि इस तरीके से बातें मत करो, और उसका लहजा काफी ज्यादा तीखा था। और वो आगे से कहता है कि साला तुमने कब देखा कि मैं बिना किसी दिक्कत के किसी को मारे जा रहा हूँ? क्या मैंने करोड़ों लोगों को मारा? क्या मैंने किसी को बिना किसी रीजन के टपका दिया? क्या मैंने बेवजह किसी को मारा है? वहीं पे गोचेंग आगे से कहता है कि चलो मान लो तुम लकी हो गई और तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ गई, कल्टीवेशन रिसोर्स आ गए जिनकी तुम्हें जरूरत थी, लेकिन तुम किस तरह के कल्टीवेटर रहोगे अगर तुम दूसरे लोगों को तुमसे तुम्हारी अपॉर्चुनिटी छीनने दोगे? तो फिर तुम्हें खुद को ही मार लेना चाहिए, क्योंकि हर कोई तुम्हें मारना चाहता है। तो फिर तुम कैसे इन सभी चीजों को संभालोगी? और गोचेंग आगे से नौटंकी करते हुए कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि कितने सारे कल्टीवेटर मेरी पोजीशन और स्टेटस के लिए मर मिटने को तैयार हैं? तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैंने कितने ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कितने सारे तरीकों और पैदरों को झेला है, मैं अंदर से मर चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और यही वो सब तरीके हैं जिनसे मैं सर्वाइव करते हुए यहाँ तक आया हूँ। मैंने अभी तक जो भी कर्म कांड किए हैं वो मेरे खुद के जिंदा रहने के लिए हैं, ये बस जीने की आग है और कुछ भी नहीं, और इसमें गलत क्या है? खैर गोचेंग अब जाते हुए कहता है कि मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन तो कर दिया है, लेकिन तुम फिर भी मुझे नहीं समझोगी। तो जो उससे पूछते हैं तो फिर बताया क्यों? गोचेंग कहता है क्योंकि मैंने अच्छे मूड में था। तो जो उससे कहती है अच्छे मूड में हो तो फिर तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो? और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि इससे पहले ही ह्यूमैनिटीज एंड सेक्टर के बारे में पता लग चुका है। जिसपे गोचेंग उसे कहता है कि अभी तुम्हें छोड़ने का सही टाइम नहीं आया है, और जब सही टाइम आएगा तब मैं तुम्हें जाने दूंगा, और वो बहुत जल्द ही आएगा। खैर अब चूचू गोचेंग से कहती है कि अगर वो यहाँ पे सच में ह्यूमैनिटीज एंड सेक्टर को समझने की कोशिश कर रहा है तो फिर गलत है। वो कभी भी उसके प्लान और एबिलिटी को समझ नहीं पाएगा। अगर वो यहाँ पे सिर्फ जिंदा रहना चाहता है तो फिर वो यहाँ से भाग क्यों नहीं जाता है? उसे कभी भी ह्यूमैनिटीज एंड सेक्टर के करीब नहीं रहना चाहिए अगर वो सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। गोचेंग उसे कहता है कि मेरे बारे में चिंता दिखा रही हो, मुझसे इसे खुशी हुई, चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा बाहर हवा खिला ले आता हूँ। इसके बाद वो चूचू को बाहर ले आता है और उसे कहता है कि ये उसके सेंटर का फॉर्मेशन है, जहाँ पे उसने टियानचन रियलम के अंदर अपने जाल को बिछाया हुआ है, और सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। ह्यूमैनिटीज एंड सेक्टर उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा, और गोचेंग को बस ह्यूमैनिटीज एंड सेक्टर को पता लगाना है और यहाँ पे लाके उसे पेल देना है। वहीं पे चूचू पीछे से हैंड साइन बनाती है जो कि इस इन्फॉर्मेशन को जियांग के पास भिजवाने वाली थी, यानी ह्यूमैनिटीज एंड सेक्टर के पास। इसके बाद गोचेंग तुरंत जैसे ही वो देखता है कि उसका काम हो गया है तो वो चूचू को दोबारा इनर वर्ल्ड के अंदर भेज देता है, ये कहते हुए कि चुपचाप जाओ, मैंने तुम्हें ताजी हवा लेने दी है, अब तुम मेरे प्लान को खराब करो, इससे पहले ही मुझे तुम्हें बाहर भेज देना चाहिए। वहीं पे चूचू मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है और मन के अंदर सोचती है कि मैंने वो काम पहले ही कर दिया है, ह्यूमैनिटीज एंड सेक्टर को तुम्हारे लोकेशन के बारे में पता चल चुका है। वहीं पे गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि चलो तुमसे इतनी ज्यादा बकवास करना बेकार नहीं गया, और इसने जो भी चूचू को बताया कि इसने पूरे टियानचन रियलम के अंदर फॉर्मेशन बिछा रखी है, ये सब कुछ झूठ था, बस इसलिए ताकि मिंग को ह्यूमैनिटीज एंड सेक्टर की लोकेशन के बारे में पता चल सके। वहीं पे गोचेंग मन के अंदर सोचता है मिंग, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया है, ये काफी बड़ा प्रेजेंट होगा, उम्मीद करता हूँ तुम इसे जल्दी आके रिसीव कर लोगी। अब मुझे 2-3 मिनट के अंदर फाइट निपटानी है, तो मैं थोड़ा सा बातों के स्पीड अप करता हूँ। हम देखते हैं कि जियांग को जो चूचू ने मिस्टिक कार्ड भेजी थी उसकी मदद से उसे पता चल जाता है कि उसके पैलेस के लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और जियांग इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि अब वो मिंग के लीडर की मदद से उन लोगों को भी यहाँ बुला लेगा, और जब उसकी आइडेंटिटी वो लोग जान जाएंगे तब वो उनका भी इस्तेमाल कर लेगा, और उतनी देर में गोचेंग भी सफाया हो ही जाएगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अज़ुरी लोटस वाली जो जगह थी वहाँ पे भाई बिजलियां गड़गड़ा रही थी, एकदम लड़ाई दंगा हो रहा था, इसलिए जो भी लोग थे उस तरफ जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चला था कि गोचेंग वहीं पे गया है। वहीं पे हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो हर तरफ गर्दा उड़ाया था, और जो भी पपेट उसके सामने आते हैं वो उन सभी को मारते पीटते लगातार आगे बढ़ रहा था, और उनसे कहता है कि ये मेरे लिए काफी नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे गोचेंग के ऊपर एक बहुत बड़ी सॉर्ड आती है जो कि उसे खत्म कर सकती थी, लेकिन गोचेंग जल्दी से साइड में हटता है और उसे डॉज कर लेता है। वहीं पे जो लोग गोचेंग के इस लड़ाई को देख रहे थे वो सभी कहते हैं कि वो सभी आर्मर सोल्जर बहुत ज्यादा बड़े हैं और शक्तिशाली हैं, अगर वो हमारे ऊपर एक सिंगल शॉट भी स्विंग कर देते हैं
यानी घुमा के मारना, तो फिर वो हम सभी को एक ही झटके में गायब कर सकते हैं। जिसके बाद हमें उन सभी सोल्जर्स के साइज दिखाए जाते हैं जो कि एक एक बिल्डिंग से बड़े थे, और वो गोचंग के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि बिना परमिशन के अंदर आने वाले को मार दो। वहीं पे गोचंग भी उनकी स्ट्रेंथ को देख के काफी ज्यादा हैरान था, सरप्राइज हुआ था। जिसके बाद वो अपने पास से वही छोटी शॉट को बाहर निकालता है जिसका वो अक्सर इस्तेमाल करता है, और वो छोटी शॉट दिखने में छोटी थी लेकिन कारनामे बड़े करती थी। वो एक झटके में उन सभी सोल्जर्स के आर पार जाती है और उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है। उसी टाइम पे एक दूसरा सोल्जर भी गोचंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोचंग उसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो वहाँ पे स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और तेजी के साथ आगे बढ़ता है, और एक बार में जितने भी वहाँ पे आर्म सोल्जर थे वो उन सभी को बीच से काट देता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। वो सभी लोग गोचंग की लड़ाई को देख के बहुत ज्यादा खुश थे और कहते हैं कि डिवाइन इमॉर्टल सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। इस स्पीड के साथ वो उन्हें एक झटके के अंदर ही किसी कचड़े की तरह साफ कर सकते हैं। वहीं पे गोचंग जब उन सभी लोगों को डिस्ट्रॉय करके एक साइड पे निकलता है, तभी उसके ऊपर एक और चांदी की शॉट से अटैक होता है। गोचंग उसे डायरेक्ट हिट खाता है और वो जमीन में जा घुसता है। वहीं पे उसके ऊपर अटैक करने वाली खूबसूरत मलिका थी। हाँ, बस मलिका का सर नहीं था। वहीं पे वो सभी लोग हैरान होते हैं कि अचानक से ये यहाँ पे कौन आ गया जिसने डिवाइन इमॉर्टल को इतने बड़े डिसएडवांटेज के अंदर डाल दिया। वहीं पे गोचंग भी उसके ऑरा को देख के काफी ज्यादा हैरान हुआ था। वहीं पे वो हसीना गोचंग से कहती है कि पुअर डिवाइन असेसन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे आके कुछ भी कर लोगे? यहाँ पे आने के बाद सिर्फ तुम्हें मौत ही मिलेगी। वहीं पे गोचंग भी नाटक करता है कि ये पपेट इतना ज्यादा शक्तिशाली है। जिसके बाद वो पपेट एक झटके में गोचंग के पीछे जाती है और उसके ऊपर अपनी शॉर्ट से अटैक करते उसके 2 हिस्से कर देती है। वहीं पे गोचंग भी मरते हुए कहता है कि काफी ज्यादा तेज है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे मरूंगा। वहीं पे वो सभी लोग उस हसीना को देख के हैरान हो जाते हैं कि ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि एक डिवाइन इमॉर्टल भी इसके हाथों में इस तरीके से मारा गया। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से खिसक लेते हैं, ये सोच के कहीं ये कातिल हसीना उन्हें न देख ले और उन्हें कातिलाना बना दे। वहीं पे हम लोग यायो को देखते हैं और उसे जैसे ही पता चलता है कि उसका मास्टर मारा गया है तो फिर उसे यकीन ही नहीं होता है। ग्रैनी भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि यकीन नहीं हुआ है, लेकिन जब वो गोचंग के जेड पेंडेंट की तरफ देखती है तो फिर उसके टूट के 2 टुकड़े हो गए थे। इसीलिए यायो को यकीन हो जाता है कि उसका मास्टर मारा गया है और वो रोते हुए गोचंग से कहती है कि उसने कहा था कि वो वापस आएगा, अब तो वो झूठा निकला। वहीं पे हम लोग जियांग को देखते हैं और उसे जैसे ही ये खबर मिलती है तो वो हंसने लगता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे अपने उधर कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास था। उसे लगा कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जैसे ही वो रोयल रिलम के आधार आ जाएगा। वहीं पे जाओई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि एक डिवाइन इमॉर्टल भी जियांग के ट्रैप के अंदर फंस के मारा गया, और वो यही सोचती है कि उसने पता नहीं पोल के अंदर किस तरह का ट्रैप लगाया होगा। वहीं पे जियांग आगे से कहता है कि वो भले ही अपर रियलम का एक कल्टीवेटर था, वो बस उनसे थोड़ा सा ही ताकतवर है, लेकिन क्या उसे लगा कि वो मेरे खिलाफ ये सब कुछ कर सकता है? क्या उसे सच में लगता है कि वो किसी डिमोनिक इंसेक्टर है जो वो मेरे खिलाफ जीत पाएगा? खैर, मुझे इस बात का दुख है कि मैं उसे अपने हाथों से नहीं मार सका। वहीं पे जाओई को ऐसा लगता है कि जियांग जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, इसके टैक्टिक और रणनीतियां बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, और उसे ऐसा लगता है कि उसने जियांग को फॉलो करके सही फैसला किया है। अच्छा हुआ इसने गोचंग की रणनीतियां नहीं देखी, नहीं तो इसके पसीने छूट जाते। खैर, वो दोनों जब जा ही रहे थे कि तभी उनके सामने मिंग की हेवनली गार्ड्स आ जाते हैं जिनके अंदर से अपर रियलम का ऑरा निकल रहा था। वहीं पे जियांग जैसे ही उन लोगों को देखता है तो वो उन लोगों से कहता है कि अपनी मास्टर को बुलाओ और कहो आके वो मुझसे ग्रीट करें, लेकिन वो गार्ड उसे साफ कहते हैं कि तुझे आना पड़ेगा, वो नहीं आएंगी। जिसपे जियांग आगे कहता है कि पता नहीं इस एरा के सक्सेसर्स को क्या हो गया है, उन्हें लगता है कि वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। जिसपे वो गार्ड्स साफ कर देते हैं कि वो नहीं आएगी, तू ही आएगा, अगर आना है तो आ, नहीं तो भाग जा। वैसे भी ये मामला काफी ज्यादा जरूरी है। तो फिर जियांग झुक जाता है और सीधा वहाँ से मिंग से मिलने के लिए चला जाता है। वहीं पे मिंग जैसे ही जियांग को देखती है और उससे पूछती है क्या तुम जियांग हो? वहीं पे जियांग उसे कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ तो फिर अपने एटीट्यूड को और लहजे को थोड़ा सा हद में रखो। तुम्हें पता है कि अगर तुम मुझसे जरा सी भी बदतमीजी से बात करोगी तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हारे जहन से तुम्हारी जिंदगी खींच के बाहर निकाल सकता है। वहीं पे मिंग पीछे मुड़ के उसे कहती है शानदार। वहीं पे जियांग जैसे ही मिंग को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि मिंग उसके पैलेस के द्वारा चुने गई सक्सेसर है, जैसे कि चूचू, और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इनके रूल्स तो साले ये सही से फॉलो नहीं करते हैं। चलो दिखने में तो अच्छे हैं कि इन लोगों ने मेरे लिए सही पर्सन चुना है। डुअल कल्टीवेशन की आग भड़क रही है लौंडे में। खैर, मिंग तो पीछे मुड़ती है और उसके ऊपर तमाचा दे मारती है, ये कहते हुए कि सीधा मर जाओ यहाँ से। जिसके बाद वहाँ से मिंग के स्पेशल गार्ड्स बाहर निकलते हैं जो कि डायरेक्ट जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी थे। वहीं पे जियांग उनसे कहता है कि तुम ह्यूमैनिटी पैलेस के सक्सेसर नहीं हो, तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला? जिसमें मिंग आगे से कहती है सक्सेसर गया दिल लेने, कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस तुम यहाँ पे मारे जाओगे और यही तुम्हारी नीति है। खैर, उसके बाद वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और हम लोग देखते हैं कि वो जगह टूट के बिखर जाती है। वहीं पे जियांग मिंग से पूछता है क्या तुम उस डिवाइन कल्टीवेटर की फॉलोअर हो? जिसमें मिंग आगे से कहती है कि मरते हुए इंसान को ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए। वहीं पे जियांग आगे से किसी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे छोटे मोटे अटैक्स मेरा कुछ उखाड़ भी पाएंगे? जिसके बाद वहाँ पे रोशनी तो चमकती है लेकिन वहाँ पे होता कुछ भी नहीं है, जिससे वो दोनों ही हैरान होते हैं कि साला ये नौटंकी कैसे हुई। वहीं पे जियांग को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो यहाँ पे जियान लुन सुप्रीम पावर को इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा
है ये वही सुप्रीम मास्टर है जिसको गोचंग ने हेल्बर्ट की मदद से एब्जॉर्ब कर लिया था, और जब वही नहीं बचेगा तो फिर उसकी पावर कहाँ से इस्तेमाल कर पाओगे भाई। मिंग इसी बात का फायदा उठाती है और उसके ऊपर हाथ से अटैक करती है, लेकिन जियांग उसे डॉज कर लेता है। तो फिर मिंग उल्टे हाथ का रहापटा उसके ऊपर फिर दे मारती है, इससे जियांग दूर जाके गिरता है और वो अपने चेहरे के ऊपर हाथ रख के कहता है कि साला तुम सभी लोग मेरे मुंह पे ही क्यों जड़े रहते हो। लेकिन मिंग अभी उससे कहती है कि बकवास नहीं, जिसके बाद वो वहाँ पे डिवाइन फ्लेम शॉर्ट का इस्तेमाल करती है और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है। लेकिन जियांग वहाँ पे अपने जुआनलिन सील को बुला लेता है जो कि एक आर्टिफैक्ट था, जिसकी मदद से वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और मिंग की शॉट टुकड़ों में बिखर जाती है, और जब सामने से धुआं हटता है तो फिर वो भाग चुका था। वहीं पे हम लोग जोई को देखते हैं जहाँ पे मिंग के एल्डर्स उसको भाई निर्मे के साथ धो धो के पटक रहे थे। वहीं पे वो जियांग से मदद के लिए बोलती है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है, लेकिन उन दोनों एल्डर्स को पता चलता है कि वो अभी गायब हो चुकी है, और जब वो दोनों ऊपर देखते हैं तो फिर जियांग उसको लेके भाग रहा था जिसकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची है। लेकिन उसी टाइम पे मिंग और दोनों एल्डर्स फिर से जियांग की तरफ जाने लगते हैं और आसपास जो गार्ड थे वो सामने की तरफ एक बैरियर बना लेते हैं उसे पकड़ने के लिए। वहीं पे मिंग उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जियांग सब्स्टिट्यूट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके भाग जाता है, जैसे कि शैडो क्लोन जुत्सु होता है। वहीं पे वो सभी लोग मिंग से पूछते हैं कि अब आगे क्या करना है, तो फिर मिंग आगे से कहती है कि वो बच के भाग सकता है लेकिन छुप नहीं सकता है, और जिस दिन हम उसे पकड़ लेंगे उसी दिन वो उसका आखिरी दिन होगा। वहीं पे गोचेंग को थोड़े बहुत पॉइंट मिलते हैं जो कि मिंग की मदद से थे, और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि शायद से मिंग का प्लान उसके ऊपर काम कर गया, और उसे यकीन था कि भले ही मिंग की मदद से वो मारा न गया हो, लेकिन इसके बावजूद उसे काफी ज्यादा चोटें लगी होंगी। जैसे अगली बार जब गोचेंग उसके फॉर्चून को और ज्यादा गिराएगा तो फिर और ज्यादा फायदा होगा। वहीं पे हम लोग उस कातिल हसीना को देखते हैं जिसका सर नहीं था और वो अभी गोचेंग के कंधे दबा रही थी, और वो पपेट की तरफ देखते हुए कहता है कि वैसे उसने काफी अच्छा काम किया जो तुम जैसे ताकतवर बंदे को यहाँ पे रख दिया, एक पपेट जो कि एडवांस सेक्रेट रियलम के एक्सपर्ट को भी मार सकता है। लेकिन ये दुख की बात है कि तुम्हारी ताकत मेरे कंधे दबाने के अलावा और कुछ भी मेरे खिलाफ नहीं कर सकती है। इसके बाद गोचेंग अज़ूरी लॉर्ड्स ऑफ रीबर्थ की तरफ देखते हुए सोचता है कि एक बार मैं इसे रिफाइन कर लूं तो फिर इस रियलम के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं बचेगी जहाँ पे हम एक दूसरे को देख सकेंगे। मैं तो बस इसी बारे में सोच रहा हूँ कि जब मेरी मुलाकात जियांग के साथ होगी तब उसका चेहरा देखने लायक होगा। और इसी के साथ हम लोग ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं।